बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज बहुत एक्साइटेड हूँ बट थोड़ी सी सैड भी हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की एनिवर्सरी है कल इंशाल्लाह, और दुखी इसलिए हूँ क्योंकि उस दिन मॉर्निंग एट होम लाइव नहीं होता, क्योंकि सैटरडे को आपको पता है कि हमारा लाइव शो नहीं होता। बट हम अपनी भी विशेस ऑफ कोर्स पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को देना चाहते हैं एज अ टीम। देखिए व्यूअर्स, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ये एक अमेजिंग इदारा है, और ये मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, वो नहीं कह रही जो किसी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स, 16 साल पहले मैंने पीटीवी पे स्टार्ट किया एक शो जिसका नाम था ऑनेस्टली स्पीकिंग विद जुगन काज़िम। हम बात करते थे कैंडिड इश्यूज़ के ऊपर, जो प्रॉब्लम सोसाइटी फेस कर रही है, या सर्टन एरियाज़ एंड फील्ड्स के बारे में बात करते थे। और वो बड़ा ही मेरे लिए एक ऑसम एक्सपीरियंस था, एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस वक्त तक जो भी मैं शोज़ होस्ट कर रही थी प्राइवेट सेक्टर में, उसमें मतलब लकीर के फ़कीर की तरह चलना पड़ता था कि जो लिखा हुआ है वही आपने बोलना है और बात ख़त्म। उस वक्त ऐसे ही काम हो रहा था प्राइवेट सेक्टर में। अब तो सब चीज़ें बहुत नेचुरल हो गई हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे रिक्वायरमेंट होती थी कि भाई अगर आके आपने बात करनी है तो आप अपनी रिसर्च पूरी करके आएँ। आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने जो बंदा बैठा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्या हिस्ट्री। खैर, बहुत ही अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ। फिर कुछ साल गुजरे, वो जब शो ख़त्म हुआ, 2-3 सीजन्स चला। उसके बाद जब वो शो ख़त्म हुआ तो उसके बाद अगेन प्राइवेट सेक्टर में एक्टिंग शैक्टिंग ये होता है ना, केम बैक टू पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एज द मॉर्निंग शो होस्ट, मॉर्निंग विद जुगन के नाम से। और वो फिर माशाल्लाह 10 साल या 10 साल से थोड़ा सा ज़्यादा अरसा चला। देन आई लेफ्ट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, प्राइवेट सेक्टर गई, और फिर वापस वो जो कहते हैं ना घूम घुमा के पीटीवी आ गई, बिकॉज आफ्टर ऑलमोस्ट 16 years of on and off being with Pakistan Television Network, more on than off, I realized कि इस मदर इंस्टीट्यूशन से बेहतर जगह कोई नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है, वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, लेकिन पीटीवी में रेटिंग की रैट रेस नहीं है। ये वो इदारा है जो फोकस करता है क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर नहीं, कि बहुत ज़्यादा मिकदार में बहुत सी चीज़ें हो जाएं और बस 24 घंटे टीवी के ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है। और उसके साथ साथ इस बात को कॉन्स्टेंटली याद रखा जाता है, चाहे पीटीवी स्पोर्ट्स हो, चाहे पीटीवी न्यूज़ हो, चाहे पीटीवी होम हो, पीटीवी नेशनल, ग्लोबल, एनी ऑफ आवर चैनल्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जब टीवी ऑन होता है तो वो फैमिली एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, वो फैमिली से रिलेटेड मटेरियल होना चाहिए। तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, जैसे कि आप जानते हैं कि केम इनटू बीइंग, लाहौर सेंटर जो है स्पेशली, वो 26 नवंबर 1964 में इट केम इनटू बीइंग। इसके बाद कराची, क्वेटा, पेशावर और रावलपिंडी में भी सेंटर्स बने। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को और पीटीवी को नेशनल टीवी कहा जाता है, ये स्टेट चैनल है। अब अगर हम बात करें कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में लोग अक्सर कहते हैं कि जी हमने इसको लॉन्च किया, हमने उसको लॉन्च किया, बट हमारे लेजेंड्स जो हैं उनको पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने ही लॉन्च किया। और ऐसे ऐसे ब्रिलियंट प्लेज एंड सीरियल्स जो आज भी अगर फिर से ऑन एयर होते हैं तो लोग उनको उसी इंटरेस्ट से देखते हैं। और उस वक्त जब प्लेज ऑन एयर हुआ करते थे, जैसे कि वारिस, सोना चांदी, अलिफ नून, धुआं, वो कौन है, मतलब इस किस्म के अमेजिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जब ऑन एयर जाते थे, जब एपिसोड ऑन एयर जाने लगता था, रोडों पे सन्नाटा होता था। कोई भी गाड़ी, बाइक, साइकिल कुछ रोड पे नहीं नज़र आ रही थी। सब कुछ एक ऐसे लगता था जैसे मतलब गोस्ट टाउन्स हैं, और लोग अपने घरों में बैठ के पीटीवी देख रहे होते थे। खैर, दोज वर आर ग्लोरी डेज़, और आज भी मैं कहूँगी कि हमारे ग्लोरी डेज़ ही हैं, क्योंकि अगर हम म्यूज़िक की बात करें, डॉक्यूमेंट्रीज़ की, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, न्यूज़, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, हर लेवल पे मेरे ख्याल से, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी है और हमारी पूरी टीम का, कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क सफ़े अव्वल पे है। So, congratulations to Pakistan Television Network for completing one more year. सालगिरह तो कल है, लेकिन आपको पता है कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर इंसान होता है जो एक दिन पहले ही आपको विश कर देता है। तो हमारी पूरी टीम उन इंसानों में से एक नहीं, उनमें से बहुत से इंसान है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। शेफ़ कोमल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छा कोमल, आपका एक्सपीरियंस वेरियस डिफरेंट जगहों पे है काम करने का, पीटीवी पे काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है अभी तक? बहुत अच्छा रहा है, बहुत होमली फीलिंग है। होस्ट आपको नहीं तंग करती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपनी ही एक फैमिली में एक सिक्योर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं।
आई एम सो ग्लैड दैट यू फील दैट वे। बात ये, और व्यूअर्स एक और बड़ा मेजर एलिमेंट, हम इस्टेब्लिश्ड लोगों को नहीं लेके आते, हम उन लोगों को पाक पीटीवी पे अपने शो का हिस्सा नहीं बनाते जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, उनको भी लेके आते हैं ऑफ कोर्स, उनके लिए भी एक ओपन फोरम है। बट जो लोग स्टार्ट आउट कर रहे होते हैं, न्यू फेसेस को हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि ये इदारा यही तो करता है, बिल्कुल आपको लेके आता है इनटू दिस फील्ड। और हमारे बहुत से जो ऐसे शेफ्स भी इस फील्ड के जो हमारे मॉर्निंग शो पे आए, अब माशाल्लाह वो वेरियस डिफरेंट चैनल्स पे अपने इंडिपेंडेंट शोज़ कर रहे हैं, उनके अपने माशाल्लाह ऑनलाइन काम इतना अच्छा चल रहा है। सो एक कोशिश है। सो ये बताइए कि आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं लजानिया, और उसके साथ सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हमने आज शुरू किया है मीठे से बेसन की दाल का हलवा। आई लव द बेसन का हलवा। और उसकी वो मेरा भी बर्फियाँ बनाओगी favorite है। या उसका हलवा? नहीं, मैं आज हलवा बनाऊंगी। उसको टुकड़ों में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हलवे में बनाऊंगी। सो पहली रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले लजानिया की रेसिपी है। उसके लिए हमें चाहिए कीमा आधा किलो, प्याज आधा कप, टमाटर 1 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, वर्सेस्टायर सॉस 2 खाने के चम्मच, केचप 1 चाय का चम्मच, मिक्स हर्ब्स 1 चाय का चम्मच, लजानिया शीट 12 से 15। सबसे पहले हमने कीमा तैयार करना है, जिसके लिए देगचे के अंदर हमने ऑयल सिर्फ 2 टेबलस्पून डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। उसके अंदर प्याज को शामिल करना है। जब प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हमने उसके अंदर कीमा डालना है। कीमे को अच्छे से मिक्स करना है। जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर हमने टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर के साथ ही हम नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च वो भी डाल देंगे। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पकाएंगे। उसके बाद उसके अंदर हमने लास्ट में हमने मिक्स हर्ब्स शामिल करने हैं और उसको साइड पे रख देना है। फिर हमने अपनी लजानिया शीट्स हैं उनको बॉईल करना है। उसके बाद हमने वाइट सॉस बनानी है। वाइट सॉस के लिए हमें मक्खन चाहिए 100 ग्राम, मैदा 5 खाने के चम्मच, दूध 1 कप, क्रीम 2 खाने के चम्मच, चीज़ 1/4 कप, चिकन क्यूब 2 अदद और काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। पैन के अंदर मक्खन को मेल्ट करना है। जब मेल्ट हो जाएगा तो मैदा शामिल करना है। उसको सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने भूनना है, ताकि उसकी खुशबू जब आएगी तो उसके अंदर दूध शामिल करना है। साथ ही नमक और चिकन क्यूब भी डाल देनी है। जब वो थिक सी हो जाएगी तो फिर आपने उसके अंदर काली मिर्च डालनी है, मिक्स हर्ब्स डालने हैं, चीज़ डालनी है और थोड़ा सा पका के आपने उसको उतार देना है। फिर आपने अपनी डिश लेनी है। उसके अंदर सबसे पहले वाइट सॉस की लेयर लगानी है। फिर जो लजानिया शीट्स बॉईल की थी उनकी लेयर लगानी है। ऊपर कीमा थोड़ा सा डालना है। फिर दोबारा से लजानिया शीट लगानी है। फिर से कीमा डालना है। इस तरह से लेयर्स करनी है जितनी आप चाहेंगे। मैं 4 लेयर्स बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी आप जितनी लेयर्स बनाना चाहें। और फिर आपने उसको बेक करना है 180 डिग्रीज पे 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट के लिए। और बेक करने के 10 मिनट के बाद अगर सर्व करें तो बेहतर होता है, क्योंकि जब आप फ़ौरन ही सर्व कर देते हैं ना तो वो सेट नहीं होता। नहीं, सेट नहीं होती, फैल जाती हाँ, है। सो 4-5 मतलब 10 मिनट वेट कर ले। जैसे आपने बेक कर लिया, उसको ओवन में ही रहने दे बेशक थोड़ी देर के लिए। आप अपने बाकी काम कुम जो करने करें और बिल्कुल एंड पे उसको टेबल पे लेके जाएंगे तो वो ज़रा अपनी शेप को होल्ड कर लेगी। ओके, व्हाट अबाउट द हलवा व्हिच आई एम वेरी एक्साइटेड बेसन की दाल का अच्छा, हलवा। लजानिया हमजा का फेवरेट है, मेरे बेटे का। और अच्छा, हलवा, सारे हलवे मेरे फेवरेट है अंडे के हलवे के अलावा। हाँ, मुझे भी अच्छा अंडे का हलवा नहीं पसंद, मुझे उसमें स्मेल आती है। अब मुझे भी कच्चापन आती की। है, लेकिन अगर वैसे वनीला एसेंस डाल दे तो कुछ कट भी जाती है वो स्मेल। अच्छा, लेकिन खैर, बाकी इतने हलवे के ऑप्शंस हैं। अंडा अपना अपना और वो भी नमकीन, प्लीज। मीठे नहीं खा सकते हम जी। बेसन की दाल के हलवे के लिए हमें चाहिए बेसन आधा किलो, घी 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, पानी 500 मिलीलीटर्स और बादाम हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले आपने, अगर आप इसको हलवे की शक्ल में बना रहे हैं तो फिर तो आपने इसका शीरा बनाना है, जिसके अंदर हम पानी के अंदर चीनी को शामिल करके हम चूल्हे पे चढ़ा के आपने बस मिक्स करना है। जब चीनी उसके अंदर घुल जाएगी तो आपने उसको साइड पे उतार के रख देना है। और अगर हम इसको टुकड़ियों में बनाएंगे तो वही मेथड है, सिर्फ ये कि वो चीनी पीसनी है, उसका शीरा नहीं बनाना है। और उसके बाद घी देगचा लेना है, उसके अंदर घी को मेल्ट करना है, उसके अंदर बेसन डाल के उसको बिल्कुल हल्की आंच, धीमी आंच पे, तेज़ आंच ना, दरमियानी, बिल्कुल धीमी आंच पे उसको भूनना है जितनी देर उसका कलर चेंज हो जाएगा। जब कलर उसका चेंज होना शुरू होगा फिर आपने उसके अंदर शीरा शामिल करना है, 15-20 मिनट उसको भूनना है और एंड पे उसके अंदर बादाम शामिल करने हैं। ऑसम। बात तो बड़ी मीठी मीठी हो रही है व्यूअर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है हमारे माशरे की, बल्कि पूरी दुनिया में ये चीज़ आम है, जिसका नाम है डोमेस्टिक वायलेंस। ख़वातीन के साथ जो तशद्दुद किया जाता है घरों के अंदर, वो डोमेस्टिक वायलेंस शौहर के हाथ भी हो सकती है, माँ बाप के हाथ भी हो सकती है, भाई या किसी और
मेल या फीमेल मेंबर की तरफ से भी हो सकती है। एलिमिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे आज मनाया जा रहा है 25 नवंबर को। इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि वो क्या कोपिंग मैकेनिज़म्स हैं और क्या मेथड्स हैं जिनके थ्रू सबसे पहले तो हम बच सकते हैं इस चीज़ से, डोमेस्टिक वायलेंस से, और अगर खुदा न खास्ता डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं तो उस मामले से निकलने के क्या तरीके और क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, ये हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपके साथ ब्रेक से पहले भी शेयर किया कि आज ख़वातीन के साथ जो तशद्दुद होता है, डोमेस्टिक वायलेंस जो फेस करती हैं, उसके ख़िलाफ़ एक दिन मनाया जाता है, एंटी डोमेस्टिक वायलेंस डे भी हम इसको कहते हैं, और एट द सेम टाइम एलिमिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे। हमें आज ज्वाइन किया इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए और आगाही देने के लिए डॉक्टर बिस्मा एजाज़ ने। आप माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन। उसके साथ ऑफ कोर्स शी इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, हेड एक्टिव सिटीजन्स प्रोग्राम एट लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर साहिबा, आखिर डोमेस्टिक वायलेंस है क्या? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है, और आपके प्लेटफॉर्म से लोग जो हैं, आम आवाम जो है, उसको इस बारे में आगाही देने का मुझे मौका दिया आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने पूछा डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंटीमेट पार्टनर रिलेशनशिप जो है उसमें तशद्दुद फेस करना पड़ता है किसी भी एक स्पाउस को। वो मैन भी हो सकता है, वो वुमेन भी हो सकती हैं। लेकिन जितनी रिसर्च इस पे की गई है और जितनी हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, वर्ल्ड वाइड देखते हैं, ख़वातीन जो हैं वो इसका शिकार ज़्यादा होती हैं। हर 30 में से एक खातून जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक खातून जो है उसको फ़िज़िकली असॉल्ट किया जाए, उसका खावंद, उसके भाई, उसके फादर या घर में कोई भी ऐसा पर्सन जो फैमिली मेम्बर है उसकी तरफ से वो फ़िज़िकल तशद्दुद का शिकार हो। डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में और भी चीज़ें आती हैं जिसमें अब्यूज़ इमोशनल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, एंड अगेन जो विक्टिम है उसको अब्यूज़ करने वाला घर का कोई भी मेंबर हो सकता है। लेकिन चूँकि एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने शौहर के हाथों इस तशद्दुद का शिकार होती हैं, तो उसको हम ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। बट लेकिन ये वायलेंस बाप भी कर सकता है, भाई भी कर सकता है, कोई भी कर इसकी जो डिक्शनरी डेफिनेशन है वो यही है कि द वुमन और द मैन कैन बी गेटिंग विक्टिमाइज्ड बाय एनी काइंड ऑफ अब्यूज़ फ्रॉम एनी फैमिली मेम्बर। यानी कि डोमेस्टिक का मतलब ये होता है कि घर वाले जो आपके होते हैं, अब आप अगर घर में रहते हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वो चचा भी हो सकते हैं। मैं एक बच्चे को जानती हूँ जो 15 साल का था, वो अपने घर से भाग गया क्योंकि उसके ताया उसको बहुत मारते थे। तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस ही है। लेकिन क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे मनाया जा रहा है तो इस वजह से हम ख़वातीन की स्पेसिफिकली बात करेंगे। लेकिन तशद्दुद का कोई भी शिकार हो सकता है, मर्द भी तशद्दुद का शिकार होते हैं। कभी कभी बीवी बहुत वायलेंट और अब्यूसिव होती है और बाकायदा अपने शौहर को मारती है। इस बात पे लोग हंस पड़ते हैं और कहते हैं हाँ, औरत का हाथ क्या लगेगा। लेकिन अगर औरत कोई भारी चीज़ उठा के एक मर्द के ऊपर फेंकेगी या उसको किसी को हिट करेगी तो बहुत मेजर। ख़वातीन की तरफ से शायद फ़िज़िकल जो तशद्दुद है या फ़िज़िकल अब्यूज़ है उसकी रिपोर्टिंग इतनी ज़्यादा ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली ख़वातीन जो हैं उनमें इतनी ताकत नहीं होती। लेकिन इमोशनल अब्यूज़ जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। घर की ख़वातीन जो हैं वो अपने शौहरों के साथ इमोशनल अब्यूज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करती हैं, उनको इंसल्ट करना, उनको ह्यूमिलिएट करना, घर में भी, घर से बाहर भी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस गलत है, गलत है, गलत है, चाहे उसके पीछे कोई भी रीज़न हो, कोई भी रीज़न हो, किसी इंसान को हक नहीं है। से नो टू वायलेंस, से नो टू अब्यूज़, ये होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो घरों में तशद्दुद जो लोग शिकार होते हैं, आपके पास क्योंकि बहुत से क्लाइंट पेशेंट्स भी आते होंगे, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा वजूहात क्या हैं उसकी, रीजंस क्या? जुगन, इट डिपेंड्स कि
तशद्दुद का शिकार कौन हो रहा है और अब्यूज़र कौन है। अगर हम सिर्फ ख़वातीन के रेफरेंस में बात करें तो अब्यूज़ का शिकार अगर वो होती हैं तो ज़्यादातर वो ज़ाहिर है घर के मेल मेंबर्स की तरफ से होती हैं, और अगर हम ख़ावंद की तरफ से बात करें तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस एज अ स्ट्रेसर बिहाइंड। बहुओं को भी सासों के हाथ अब्यूज होते हुए मैंने सुना है। बिल्कुल होता है, तो मतलब इसकी प्रोपोर्शन तो हमारी सोसाइटी में, एशियन कल्चर में बहुत ज़्यादा है। अगर हम तशद्दुद की बात करते हैं या वायलेंस, किसी तरह की भी वायलेंस की बात करते हैं ख़वातीन पे, और वो ख़ावंद की तरफ से है, तो उसकी जो प्राइम रीज़न हो सकती है वो मल्टीपल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लोअर मिडिल क्लास है उसमें इसकी रेशो सबसे ज़्यादा है। चाहे बेशक वैसे तो हर तरह के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में लोग रिपोर्ट करते हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास जो है उसमें ही ज़्यादा रिपोर्ट की जाती है। उसकी मेन रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, पॉवर्टी हो सकती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और घर का मर्द जो है वो अपनी बीवी के ऊपर इस तरह से तशद्दुद करता है। इसके अलावा मल्टीपल स्ट्रेसर्स में आपका ब्रॉटअप कैसे हुआ है, आपको बचपन में किस तरह की अपब्रिंगिंग की गई है, कैसी परवरिश की गई है। आमतौर पे ख़वातीन जो होती हैं जब वो माँ का रोल प्ले कर रही होती हैं तो वो अपने बेटों को राइट और रॉन्ग में शायद तमीज़ उस तरीके से नहीं सिखाती जिस तरह से वो अपनी बेटियों को सिखाती हैं। तो लड़के जो हैं वो इन एनी केस हमारी सोसाइटी के ये चीज़ जहन में लेके बड़े होते हैं कि किसी को ऊंची आवाज़ में बदतमीज़ी से बात करना, किसी पे हाथ उठाना, ये एक नॉर्मल पैटर्न है एक आदमी के लिए, क्योंकि ही इज़ बॉर्न टू डू लाइक दैट। उसका ये एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। वो गुस्सा हो, वो शाउट करे, कोई बात नहीं, हमारे मर्द जो हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो जब बचपन से ये चीज़ सुनते सुनते लड़का जो है वो जवान होता है, तो वो जब अपनी बीवी के साथ ये प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए ये एक रियलाइजेशन ही नहीं होती कि ये ऐसी चीज़ है जिसको मुझे नहीं करना, वेदर इट इज़ नॉर्मल। और कहीं ना कहीं हमारी ख़वातीन जो हैं वो इसको रीइंफोर्स करती हैं जब वो इसको बर्दाश्त करती हैं। अगर वो इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करती तो वो भी, जिसको कहते हैं ना जुल्म में आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आप जालिम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ऐसे केसेस भी सुने हैं कि सास और नंदों ने मिलके एक लड़की को बहुत बुरी तरह मारा। शौहर जब घर आया, उसको जब बीवी ने बताया कि मेरे साथ इन्होंने ये किया है, तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया। अब एक्शन का ये मतलब नहीं है कि वो आगे से जाके मारे, मगर एक्शन का मतलब ये है कि कोई उसके राइट के लिए बात की जाए। और उसके अलावा आप जब किसी पे फिजिकली हाथ उठाते हैं, चाहे वो आपका मतलब हस्बैंड क्यों ना हो, पुलिस केस बनता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्चुअली पुलिस केस देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं व्यूअर्स, अगर आप फिजिकल वायलेंस का शिकार हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो या घर से बाहर हो, अगर आप पे हाथ उठाया जाता है तो आप विद इन योर राइट्स हैं कि आप जाके पुलिस को ये केस रिपोर्ट करें। इसलिए किसी को भी मार खाने की ज़रूरत नहीं है या मार खाने को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, जाएं और रिपोर्ट करें। अब अगर आप फंस रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही है कि अब आप क्या करें, कि आप अगर रिपोर्ट करते हैं तो मामलात ख़राब होते हैं, ये वो वटेवर, तो फिर किसी ऐसे एनजीओ या किसी ऐसे इदारे से रब्ता करें जो आपको फिर गाइड करेगा कि स्टेप बाय स्टेप इस मसले से निकले कैसे। असल में मैम बहुत से लोग जो हैं वो वायलेंट घरों का हिस्सा रहते हैं इस खौफ से कि हम जाएंगे कहाँ। बिल्कुल सही। शादियाँ भी तो हम बच्चियों को ये कह के करते हैं ना कि अब अल्लाह माफ़ी दे, तुम्हारा जनाजा ही वहाँ से उठेगा, अब वही तुम्हारा घर है। असल में हम अपनी ख़वातीन को डिपेंडेंट बना देते हैं। जिस घर में उनकी शादी करते हैं ना, उनको ये सोच के साथ अपने घर से रुखसत करते हैं कि अब आप उस घर का मेंबर हैं और यू आर डिपेंडेंट अपॉन द पीपल लिविंग देयर। आप अपने खावंद पे डिपेंडेंट हैं। और रिपीटेडली हर तरह से आपकी सराउंडिंग में, सोशल सपोर्ट में, आपकी फैमिली में, आपकी माएँ, आपकी बहनें, आपके दोस्त जब आपको पर्टिकुलरली यही बात फीड कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जहन में ये चीज़ आ जाती है कि यार इन एनी केस मेरा खावंद है तो मेरी ज़िंदगी है, अदरवाइज़ मेरी ज़िंदगी नहीं है। इसलिए वो उसका हर तरह के अब्यूज़ बर्दाश्त करते करते उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देती हैं कि वो अपने राइट के लिए खड़ी भी नहीं होने की हिम्मत भी नहीं कर पाती हैं। और अगर करना चाहें भी तो हमारी ये सोसाइटी के यही रिलेटिव्स, यही लोग जो हैं वो उसको ये एहसास दिलाते हैं कि नहीं, अगर तुम ये करोगी तुम्हारे ऊपर तलाक का धब्बा लग जाएगा, या तुम अपने राइट्स के लिए बोलना शुरू करोगी तो ये तो गलत हो जाएगा। ये तो ख़वातीन जो हैं उनके लिए बहुत बुरी बात है, औरत को तो ज़ुबान दराज़ी नहीं करनी चाहिए, औरत का तो कोई ये चीज़ पे बोलने का हक़ ही नहीं है। तो इन एनी केस वो सोसाइटी ही है जो कि उस औरत को अपने लिए बोलने पे मजबूर होती भी है तो बोलने नहीं देती। डॉक्टर साहिबा, मैं तो खुद क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब आई एम अ सर्वाइवर ऑफ दैट, एंड मुझे जिस चीज़ पे अक्सर जो चीज़ मुझे मेरे जो ट्रिगर करती है ना, जब कोई घूम के कहता है अच्छा तुमने किया क्या, क्यों मारा उसने तुम्हें,
भाई मैं कोई उसके क्वेश्चन दिमाग आपसे ही के- पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्या गलत किया जिसकी वजह से आपके ऊपर अगले ने जो हाथ विक्टिम उठाया। ब्लेमिंग का मसला है रेप के केसेस में, उसने पहना क्या था, वो थी कहाँ पे। ओ भाई आप दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी हो, क्यों आपको अटैक किया जाए, क्यों आपको टॉर्चर किया जाए। अच्छा हम ब्रेक की तरफ जाएंगे मैम, जब हम वापस आएंगे ब्रेक से तो डॉक्टर आप से ये जानेंगे कि ये जो जिस्मानी तशद्दुद का जब ख़वातीन शिकार होती हैं तो उसके नफ्सियाती असरात क्या होते हैं, और शायद उस मार की वजह से औरत को जिस्मानी शायद इतनी चोट ना लगे लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस में बड़े लोगों की डेथ भी हो जाती है। ये क्या मामला है, ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर बिस्मा एजाज हमारे साथ हैं, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब अब वही जो हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि जब इंसान खुद गुजरा होता है ना तो फिर आपको समझ आती है कि ये सफरिंग क्या है। ये सफरिंग क्या है। और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर शेयर करें व्यूअर्स के साथ कि जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस, जिस्मानी तशद्दुद या इमोशनल तशद्दुद का शिकार रहते हैं अपने घरों में, उनके साथ फिर क्या होता है, उनके जहन की ज़रा सिचुएशन एक्सप्लेन करें हमें। देखें जुगन, जैसे मैंने आपको कहा कि हर 3 में से एक खातून जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, तो इससे तो रेशो बहुत ज़्यादा होती है। अब आप दूसरा ये सवाल ये सोचें, रिपोर्टेड ये केसेस चीज़ हैं, सोचें, असल में तो इससे बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। आप ये सोचें कि उन आई एम खवातीन एन अनरिपोर्टेड केस बाय द वे, आई एम एन and you अनरिपोर्टेड have केस। that courage to express this thing on this network. मैं इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि जब आपने कहा ना कि ये हैं, ये वो नंबर्स बता रही हैं जो रिपोर्टेड है। उस वक्त मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी कंफ्यूज थी, मुझे सिर पैर नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और जब मैं अपने बच्चे को लेके आ भी गई लाहौर तो सच्ची बात है कि मुझे सब घर वालों ने कहा कि अब छोड़ दो इस बात को, भूल जाओ उस इंसान को। मैंने कहा कैसे भूल जाऊँ, उसकी जीती जाती प्रूफ मेरी औलाद मेरे साथ है। और मेरा बहुत दिल था कि मैं एक्शन लूँ, लेकिन घर वालों ने कहा छोड़ दो। और फिर ये वाली बात कि अगर तुमने कुछ कहा तो तुम इसके ऊपर, इस पे हमजा के ऊपर इसका क्या असर होगा। ओ भाई हमजा को तो वक्त के साथ पता चल ही गया कि वो माँ उसकी किस चीज़ से गुजरी। हम ना भी बोले तो बताने वाले हज़ार हैं इर्द गिर्द के। नहीं, जब बच्चा सो आए, अगर मैं भी अनरिपोर्टेड केस हूँ तो व्यूअर्स कितने अनरिपोर्टेड केसेस होंगे। यू आर राइट, यू आर और एब्सोल्युटली। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं अनरिपोर्टेड केस हूँ, मुझे रिपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन बहुत अरसा हो गया ना इस चीज़ को। उस वक्त शायद अगर आपको इतना अवेयरनेस होती है, आपके पास इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता तो शायद आप ये स्टेप तब ले चुके 16 साल पहले की बात कर रहे हैं। जुगन, ऐसा है कि जो लोग और स्पेसिफिकली ख़वातीन जो हैं वो हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो रिपोर्टेड केसेस भी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, सबसे पहली हिट जो उनको लगती है ना, वो शायद उस थप्पड़ की वजह से उनको तकलीफ़ नहीं होती, जो उनकी रूह के ऊपर एक स्कार या एक जो निशान है वो रह जाता है। एंड इट नेवर फेड्स अवे, वो कभी ख़त्म नहीं होता। वो हल्का ज़रूर होता है लेकिन वो जो निशान है वो कभी ख़त्म नहीं होता। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा लें कि एक इंसान जिसकी रूह जो है वो इंतहाई छलनी हो चुकी हो इस डोमेस्टिक अब्यूज़ की वजह से, वो इंसान बार बार गिरता है, बार बार खड़ा होता है, बार बार गिरता है, बार बार खड़ा होता है, और फाइनली वो इस तरह का इंसान बन जाता है जो इस हद तक स्ट्रॉन्ग होता है कि उस पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। लाइक आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ योर ओन सेल्फ। सो आई अप्रिशिएट दैट। बट हमारी कितनी ख़वातीन है जिनमें ये करेज है? मेरा ख्याल है 0.1%। आप जो देख रही हैं और जो अंदर की रियलिटी वो बहुत फ़र्क है, डिफरेंट है। दैट्स व्हाई आई सेड कि आपका वो जो स्कार है ना, इट नेवर गेट्स अवे, वो कभी ख़त्म नहीं होता। When I was expecting my son हसन, 10 साल के बाद, आफ्टर 9 years, मतलब वो पूरा वाक़या हुआ, सारा कुछ हुआ, डिवोर्स हो गई, सारा कुछ हो गया, फिर शादी हो गई। When I was expecting my son हसन, क्योंकि मुझे बहुत मारा था मेरे एक्स हस्बैंड ने, when I was expecting हमजा, तो जब मैं हसन को एक्सपेक्ट कर रही थी, आपको पता है व्यूअर्स, मैं रात को चीखे मारती हुई जागती थी कि जैसे मुझे को पता नहीं कितना को डरावना ख्वाब आया। और वो ख्वाब क्या होता था कि वो बंदा मेरे पीछे आ रहा है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कभी मुझे ख्वाब आया कि उसने मुझे छत के ऊपर से धक्का मार दिया, क्योंकि 1-2 दफ़ा उसने कोशिश की थी। तो मुझे ये सारी बातें याद आईं और वो पूरी प्रेगनेंसी मेरी एक ट्रॉमे में गुजरी। और आप सोचें कि उसका खमियाजा कौन भुगत रहा था? मेरा शौहर, जो इतना अच्छा इंसान है कि उसने अंडरस्टैंड भी किया, उसने साथ मेरे मतलब मुझे लेके गया माहिर नफ्सियात के पास कि भाई ये इनका पुराना ट्रॉमा निकल रहा है बाहर। ये ट्रॉमा जाता कभी नहीं है। नहीं जाता।
या आपको तोड़ देता है अंदर पार्ट से। ऑफ योर पर्सनालिटी, ये आपका एक हिस्सा बन जाता है, आपकी पर्सनालिटी का वो डार्क पार्ट बन जाता है जिसको आप चाह के भी अपने ऊपर डोमिनेट होने से रोक नहीं सकते हैं। तो वो एक थप्पड़ नहीं होता व्यूअर्स, जो हम कहते हैं ना कि हाँ को खैर होने तो चंड लाई, एक्सक्यूज मी, चंड इज नॉट ओके, थप्पड़ इज नॉट ओके, गाली गलोच इज नॉट ओके। जो आप 50 गालियां कभी कभी घरों में निकाल लेते हैं अपनी खवातीन को, वो आगे जाके क्या असरात लेके आती हैं 5-10 साल के बाद, हाउ डू यू नो? आप बिल्कुल सही कह रही हैं जुगन, और आपकी बातें सुन के ना मेरे अपने हाथ इस वक्त ठंडे हो रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर टेकिंग मी टू माई ट्रामा ऑल्सो, बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन अ सर्वाइवर ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ फॉर सो मैनी ईयर्स। सो आई थिंक ये मेरी ही स्टोरी है जो आप मुझे सुना रहे हो। बट मैं अगेन ये बात कहूँगी इस प्लेटफॉर्म से कि आपकी और मेरी तरह की कितनी ख़वातीन हैं who stand up for their right, who say no to violence, who say no, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितनी ऐसी हैं जिन्होंने इतना स्टेप लिया होगा अपने के लिए कि हम इस इंसान को ही छोड़ते हैं जिसने हमें इस हद तक ख़राब किया, जिसने हमारी ज़िंदगी ख़राब की है। बहुत कम है ना जुगन जिनमें ये अवेयरनेस ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम जैसे लोगों की जो रियल लाइफ स्टोरीज़ होती हैं ना, वो अगर लोगों तक पहुंचाई जाएंगी तो ही उनको अवेयरनेस आएगी कि यार अगर ये इंसान जो है ये अपने आप को बचा सकता है तो वाई नॉट मी। मे बी आपके इस शो के थ्रू इस वक्त जितने लोग टीवी पे ख़वातीन हमें देख रही होंगी बात करते हुए, उनमें से शायद 10 में से 2 को तो अवेयरनेस होगी कि नहीं, दिस इज़ समथिंग जिसके लिए हमें खड़े होना है, हमें करना है कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू यू नो लेट दैट हैपन अगेन, हमें ये दोबारा बर्दाश्त नहीं करना। और आप देखें कि विमेन शेल्टर जो विमेन सेंटर बनाया मुल्तान में, वो सलमान सूफी ने बनाया, एक मर्द ने। मतलब ऑब्वियसली इट वाज अ गवर्नमेंट की काविश एंड ऑल ऑफ दैट, बट सलमान सूफी वाज हेडिंग इट एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दैट मैन। मतलब मेरी कोई ये नहीं है कि उनसे कोई बड़ी ज़्यादा जान पहचान है, वट एवर, मेरी शोज़ में उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, मैं उस बंदे से इतनी इम्प्रेस्ड हूँ। ख़वातीन के लिए मोटर बाइक्स का सिलसिला, वो जो पिंक मोटर बाइक, मतलब ये सारी चीज़ों के पीछे एक मर्द है। और मैंने पूछा एक दफ़ा, मैंने कहा एज अ मैन वाई? ही सेड बिकॉज औरतों की इस वक्त नीड ऑफ द आवर है कि मर्द खड़े हों साथ और कहें कि ये गलत है। औरतें ही औरतों के साथ खड़ी होंगी तो वही वाली बात होगी, औरतें तो शोर मचाती हैं। लेकिन दिस इज़ अ गुड थिंग टू सी कि हमारे माशरे में ऐसे मर्द मौजूद हैं जो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, जो अच्छे घरों के हैं, जिनकी तरबियत अच्छी हुई हुई है, एंड दे फील कि हाँ औरत जो है वो एक शो पीस नहीं है, या वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, अपनी खुशी के लिए एक इस्तेमाल करें, या उसको टिश्यू पेपर की तरह उठा के कहीं पे भी फेंक दें और वो उसको तकलीफ़ ना हो। लेकिन ऐसे मर्द जो है ना, उनको मल्टीप्लाई होने की, रैपिड मल्टीप्लिकेशन की बहुत ज़रूरत है। वो अगर आज एक है तो अगले कुछ सालों में वो 10-15 होने चाहिए, ताकि हम जैसी ख़वातीन जो हैं वो उनकी सपोर्ट की वजह से दे कैन स्टैंड अप एंड हैव बीन एम्पावर्ड। सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर मैं माँ बाप से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपकी बच्ची लव मैरिज भी करती है, उसका साथ ना छोड़ें, क्योंकि जिस वक्त अगले को पता चलता है ना कि इसके माँ बाप भी इसको मुँह नहीं लगाते, उसके बाद फिर व्यूअर्स एक खुला वो फोरम हो जाता है कि जो मर्जी इसके साथ करो। इतना एब्सोल्यूट पावर अगले को कभी देना ही नहीं चाहिए कि उसको पता हो। अगर बच्चियाँ आप किसी भी किस्म के डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं, शेयर करें, बताएं और गाइडेंस लें। बहुत से इदारे हैं, एंड सबसे बेहतरीन ऑप्शन तो यह है कि 15 पे कॉल करें। आप पुलिस को कॉल करेंगे, वो आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते मदद करने के लिए, अगर आपको जान का ख़तरा है या आप से नहीं हैंडल हो पा रही सिचुएशन। द नीड इज़ टू रिपोर्ट इट। एग्जैक्टली। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जुगन ये भी है कि हमारी ख़वातीन जो है ना, उनको अपनी एजुकेशन पे और अपनी एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उनको जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी ना, तो उस वक्त वो अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं। एक ऐसी औरत जो घर हाउसवाइफ है, उसके पास कोई चारा नहीं होता है, वो ये समझती कि आई कांट सर्वाइव विदाउट दिस पर्सन, बट यू कैन सर्वाइव, बर्दाश्त करती है। बट आप कर सकती हैं सर्वाइव, चाहे आप होम मेकर हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं, चाहे आप पार्ट टाइम काम करती हैं, चाहे बच्चे हैं नहीं हैं, प्लीज यू हैव नो रीजन कि आप ऐसी सिचुएशन में रहें जहां पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, जहां पे आप पे दुश्मनी या अगर जहनी तशद्दुद भी हो रहा है। मैं ऐसी ख़वातीन को भी जानती हूँ जिनके मियाँ ने कभी उन पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन इतनी गंदी गालियाँ निकालते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि आप बर्दाश्त कैसे करती हैं ये।
तो आगे से कहते हैं क्या करे, मारता तो नहीं है ना। वो यही कॉन्सेप्ट मतलब आता है ना lowest कि level- मर्द तो है ही, उसका तो काम ही है। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि मर्द को आप सिर्फ इसलिए लेवरेज दे दो कि ये तो ही इज़ बॉर्न टू बी लाइक दिस, वो ऐसा ही रहेगा, उसकी तो जीन्स में ये चीज़ है, तो ये चीज़ जो है वो गलत है एंड इट शुड बी रिपोर्टेड ऑलवेज। बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं, व्यूअर्स रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करें। डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट यू आर ऑल्सो अ सर्वाइवर। क्योंकि होता ये है कि ये बात होती तो है लेकिन कोई मानता नहीं है। जब कोई मानता नहीं है तो और लोग कहते हैं इनको क्या पता, ये किस बेस पे बात करें। आपके सामने दो सर्वाइवर्स बैठे हुए हैं और मैं यही कहूँगी कि मेरी गलती इससे सीख जाएं कि अगर उसी वक्त मैंने पहली दफ़ा पे ही रिपोर्ट किया होता तो शायद ज़िंदगी की सीक्वेंस थोड़ी मुख्तलिफ होती। लेकिन जो हो गया वो हो गया। किसी और को इस एक्सपीरियंस से गुजरते हुए देखने की मेरे में खैर सख्त नहीं है। अल्लाह करे कि हम सब जो है आसानी और सुकून की ज़िंदगी गुजारें। 25 नवंबर एलिमिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे है। अल्लाह करे कि ये वायलेंस का वर्ड ही हमारी डिक्शनरी से गायब हो जाए, ये वायलेंस नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाए। ना मर्द औरत की तरफ, ना औरत मर्द की तरफ, ना मर्द मर्द की तरफ। ये हो ही ना तो क्या बात होगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, दो ऐसे ब्रिलियंट लोगों से आपकी मुलाकात करानी है जो पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे भी रोशन कर रहे हैं एंड ऑन अ लोकल लेवल इस किस्म का अमेजिंग वर्क क्रिएट कर रहे हैं कि जिन कामों के लिए हमें पाकिस्तान से बाहर लोगों से रब्ता करना पड़ता था और उनसे कहना पड़ता था कि भाई हमें ये चीज़ बना दें या ये चीज़ क्रिएट कर दें, अब वो सारी चीज़ें इन हाउस पाकिस्तान में होती हैं। ये सबसे पहले तो मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी एक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पर्सनालिटी की, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में माशाल्लाह बहुत कामयाबी हासिल की है और इस कामयाबी का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। ऑब्वियसली आपकी तरबियत, आपके पेरेंट्स, उन लोगों को तो क्रेडिट जाता ही है, लेकिन ये वो इंसान है जिन्होंने खुद ही अपना एक ऐसा मामला क्रिएट किया कि एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट बन गए, यानी कि उस एरिया के एक्सपर्ट बन गए जिस एरिया का एक छोटा सा हिस्सा लोग बनना चाहते हैं। अब ई कॉमर्स है क्या, उसकी एक्सप्लेनेशन तो हमें खुद ही ये देंगे। आपको आपकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की बेस पे गवर्नर अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके अलावा आप बीइंग एन एक्सपर्ट, आपको सर्टिफाइड ट्रेनर के लेवल पे जो है डीजी स्किल एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने ये टाइटल दिया सर्टिफाइड ट्रेनर का भी, बल्कि बेस्ट सर्टिफाइड ट्रेनर का, नॉट जस्ट सर्टिफाइड ट्रेनर का। सो हाफिज़ अहमद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हाफिज़ साहब, आपको पता ना कि आईटी बिल्कुल भी मेरा एरिया नहीं है। मतलब मैं इतनी नालायक हूँ कि अगर मुझे आप इंस्टाग्राम पे कहें कि भाई फ़लाँ जगह पे जाके फ़लाँ चीज़ डिलीट कर दो, तो मैं सर खुजा के किसी के पास जाऊँगी कि खुदा का वास्ता है मुझे समझा दो। तो आपने हमें बताना है अभी कि ई कॉमर्स होती क्या है। लेकिन एक मज़ीद यंग मैन आपके साथ बैठे हैं, उनसे भी हेलो हाय कर लेते हैं और फिर वन बाय वन गुफ्तगू की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, नाउ वी हैव एन आईटी एक्सपर्ट। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट, आईटी एक्सपर्ट, इन सब में डिफरेंस क्या है। पहले तो होता था ना, हाँ बच्चा क्या कर रहा है, आईटी। अब बात ये है कि वो उस आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इतने एरियाज आ गए हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि खेलने के इतने एरियाज आ गए हैं कि यू कैन एक्चुअली डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, बड़ा औखा सा वर्ड कहने लगी हूँ, 2 वर्ड्स, वो हमें समझाएंगे कि वो क्या हैं। आप मेटावर्स इवेंजलिस्ट हैं। अब एक की होता है, ये तो हमें अहमद मलिक खुद ही बताएंगे, जिन्होंने बाय द वे 2 दोस्तों के साथ मिल के एज अ को फाउंडर एक अमेजिंग सी कंपनी और फिर एक ऐप क्रिएट की। हम उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद मलिक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अब यू नो आई एम लुकिंग एट यू एंड आई एम थिंकिंग के यू आर वेरी यंग, नज़र आ रहा है कि यू आर ऑल्सो वेरी यंग। सो इतनी छोटी एज पे टू बिकम एक्सपर्ट्स इज अमेजिंग। आईटी फील्ड ही आपको मैं बताऊं ऐसे ही है कि आप बहुत जल्दी जो है ना इसमें ग्रो कर जाते हैं। अच्छा। इफ़ यू आर लाइक सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन योर थिंग, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ के आपके चांसेस होते हैं। अच्छा, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात करें तो हाफ़िज़ साहब प्लीज़ ये हमें बता दें कि ई कॉमर्स और ई कॉमर्स एक्सपर्ट होता क्या है। ई कॉमर्स तो वेरी सिंपल है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वाया इंटरनेट हो रही है, आप कुछ परचेज़ कर रहे हैं, कुछ बाय कर रहे हैं, आप किसी को कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जो आप किसी और जगह बैठे हैं और आपका क्लाइंट कहीं और बैठे, तो ये सिंपली ई कॉमर्स है। आपने शुरू में बड़ी मज़े की बात की और ये आपकी ऑडियंस को समझने के लिए आसान हो जाएगा कि
मैं क्यों ये बात करता हूँ, आपका यूट्यूब चैनल है, जी आपको नहीं पता कि कैसे हैंडल करना है, ना, आपने कोई बंदा या बंदी रखी होगी कि यार मेरा यूट्यूब मैनेज कर दिया करो। बेशक। यही हम आज बच्चों को कहते हैं कि कोई ऐसी स्किल सीख लो, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा अपना कुछ होगा तो तुम कर सकोगे, तुम वो स्किल सीख लो कि किसी और के लिए काम कर सको, किसी और के लिए काम कर सको बट अपना काम कर सको। अपना काम कर सको। फॉर एग्जांपल अब यूट्यूब में क्या होता है, कीवर्ड्स रैंक करने होते हैं, एक एसईओ का एक्सपर्ट होता है, एक कंटेंट वगैरह होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, एक एनएलई होता है जो उसकी एडिटिंग करता है। ये सारे वो लोग हैं जिनका आपके घर में या ऑफिस में होना ज़रूरी नहीं है। आपने सिंपली वी ट्रांसफ़र की फ़ाइल, अब वो बंदा कहीं भी बैठा है। तो हम ये कहते हैं कि आपके क्लाइंट अमेरिका, कनाडा, यूएसए, यूके, मतलब यूएस अमेरिका की बात है कि कहीं भी बैठे हैं, आप उनके साथ मिलकर काम करें। हम अमेज़न की बात करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, सब लोग जानते हैं, बाइंग और और सेलिंग अब के लिए। पाकिस्तान के लिए भी ओपन हो गई है, पाकिस्तान के लिए भी ओपन है कि आप पाकिस्तान से भी उसका अकाउंट बना सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बहुत सादा सी बात है, आप सर्विसेज दें, आप किसी को बताएं कि अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट कैसे बेची जाती है, हंट कैसे चीज़ की जाती है, सोर्स कैसे की जाती है। एक्सपर्ट की आपने बात की, एक्सपर्ट अब देखें आज का बच्चा 7, 8, 10 साल का बच्चा होता है और गेमिंग में कितना एक्सपर्ट होता है। अब जब वो अच्छा, बच्चा, गेमिंग एक और टोटल एरिया है व्यूअर्स, और ये ना सोचे कि गेमिंग में पैसे नहीं बनते, गेमिंग में भी आप पैसे बहुत कमा पैसा सकते बनता हैं। है। अब आप एक्सपर्ट की अगर बात करें, 7, 8 साल का बच्चा जब 22 या 25 साल का होगा तो उसका 10, 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, तो एक्सपर्ट ही बनेगा ना। अब नॉर्मल रूटीन में तो अगर हम किसी और फील्ड में देखें तो एक्सपर्ट बनने आप कहते हैं 50, 60 साल का होगा तो एक्सपर्ट होगा। ई कॉमर्स में तो 20, 25 का भी एक्सपर्ट हो सकता है ना। देखो ना, ताड़े नो नाल एक जी, बिल्कुल। निक्का जिहा बच्चा बैठा हुआ है। अच्छा अहमद, आई एम सॉरी, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू टेक यू सीरियसली बिकॉज़ यू आर सो यंग, बट एज अ कॉम्प्लीमेंट। वैसे मैं 29 साल का हूँ, बट आई विल टेक एज कॉम्प्लीमेंट। 30 से कम होना हमारे लिए बच्चे के। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मेटावर्स इवेंजुअलिस्ट क्या होता है? अच्छा, पहले तो मेटावर्स, मैं आपको दोनों वर्ड को हर लेकर जगह मेटावर्स देख रहे हैं और बहुत मजे की बात बताओ, किसी को कख नहीं पता कि है क्या। कुछ को पता है ऑब्वियसली, जो लोग मतलब मीडिया में या जिनसे वो बहुत डायरेक्टली पर्टेन करते हैं, बट मेटावर्स की समझा दो आसान अल्फाज में। एटलीस्ट अभी लोगों को मेटावर्स का पता चल गया है। जब हमने 2016 में स्टार्ट किया था तो तब फेसबुक का भला हो जिसने भी अपना नाम चेंज करके, उन्होंने नाम चेंज करके मेटा ही कर कर दिया दिया। था। मेटा ही कर दिया कि अब नाम ही चेंज हो गया। उससे पहले लोगों को समझाने में बड़ा मुश्किल होता है कि होता क्या है, लोगों को पता ही नहीं था। मेटावर्स है क्या बेसिकली कि आपका एक वर्चुअल एक वर्ल्ड है, डिफरेंट वर्ल्ड आपके वर्चुअल यूनिवर्स, वर्चुअल यूनिवर्स आप बना लेते हैं। अब उसका जो कॉन्सेप्ट था बनाने का वो ये था कि जी हमारी जो रियल वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई हुई है। हर चीज़ आप हर एक को ना आप चीज़ों के ऊपर जज करें, मेरे पास कौन सा फ़ोन है, मैंने कपड़े कहाँ से पहने एक्सक्यूज मी, ऑनलाइन भी जो मेटावर्स बन गई है अब उसको भी अच्छा। आप लोगों ने, आप वाले जो लोग हैं आईटी वाले, आप लोगों ने उसको भी मैं- बना दिया है मटेरियल। मैं अब आपको उसमें भी अब explain परचेसिंग करता चल हूँ, रही हाँ। है और खरीदारियां हो रही हैं, आप गाड़ियां भी खरीद रहे हैं और आपके घर भी खरीदे बिल्कुल जा रहे आपकी बात ठीक है, हैं इन द मेटावर्स। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन अब उसके अंदर जो एक चीज़ है ना, आप अपनी एक प्राइवेट स्पेस में है जिसके अंदर आप खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज़ को। आप यू आर द आई कैन से लाइक द पायलट ऑफ योर ओन शिप, शेख चिल्ली, नॉट द शेख चिली। आप देखें बेसिकली शेख चिल्ली के ख्वाब पूरे हो जाते हैं मेटावर्स में। हाँ पूरे नहीं, अब आप देखें शेख चिली के पूरे नहीं होते थे ना। नहीं मैं कह रही हूँ, पर शेख चिल्ली ने जो ख्वाब देखे, अगर मेटावर्स उस वक्त होती तो शेख चिल्ली के सारे ख्वाब पूरे हो जाते, क्योंकि वो अपने अंडी से, मुर्गियां से वो कर लेता ना। अच्छा, इसमें आप खरीद इसमें भी आप रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि कोई आपको उसमें ना जज नहीं कर रहा। आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में आप इस तरह के लोगों से मिल रहे हैं जिनको आप जानते ही नहीं हैं। कोई आपको कुछ, और दूसरा एक सबसे बड़ा जो इसमें था, एक हैरेसमेंट का जो बड़ा एक एलिमेंट था कि आप कहीं पे भी जाते हैं, आप बड़ा, कुछ लोग होते हैं जो कि बड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं लोगों से मिलने जुलने के अंदर। इसके अंदर आप अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एक बहुत पॉजिटिव एग्जांपल दूँ, स्पीच थेरेपी। आप कोई प्रेजेंटेशन देने लगते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन देने से फोबिया होता है। प्रेजेंटेशन देते हुए लोग लिटरली कांपना शुरू हो जाते हैं कि जब बोलना हो। मेटावर्स एक ऐसा आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, आप उसमें जाएं, वर्चुअल ऑडियंस बैठी हुई है, आप जाके जो मर्जी बोलें, आपका कॉन्फिडेंस एंड कहीं इट्स अ शेक नहीं ग्रेट होगा। एरिया टू प्रैक्टिस एग्जैक्टली, फॉर द रियल वर्ल्ड, ये हम कह सकते हैं। यू कैन डू दैट। मतलब अपने रियल वर्ल्ड में अगर आपको चीज़ों से घबराहट होती है और आप परेशान होते हैं, तो वो एक्चुअली आई डिडंट थिंक ऑफ इट दैट वे एंड दैट्स ब्रिलियंट। बहुत से लोग होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम अपनी थिएटर्स के लिए, जब हम थिएटर के लिए एक्टिंग वगैरह वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, आप अपने सारे एक्टर्स के साथ जब तक मिलेंगे नहीं, वहाँ पे बैठ के रिहर्सल नहीं करेंगे, सब कुछ नहीं करेंगे, हो नहीं सकता। अब आजकल की दुनिया में कोई कराची बैठा है, कोई इस्लामाबाद बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, आपने एंड में एक परफॉर्मेंस करनी है, तो ये एक परफॉर्मेंस के लिए भी बड़ा अच्छा जोन है। आपकी इंडस्ट्री के अंदर ये भी हमने रिसेंटली हॉलीवुड के साथ एक प्रोजेक्ट किया है, उसके अंदर लोकेशंस काउंटिंग जो है ना एक बहुत बड़ा एक काम होता है इसके अंदर। जब भी आपने कोई मूवी वगैरह शूट करनी है
अब उसके लिए आपको सारा क्रू मूव करना पड़ता है, जाना पड़ता है, लोकेशन वगैरह देखनी पड़ती है, कहाँ से एंगल होगा, किस तरह से शॉट होंगे। उसको हमने मेटावर्स टूल उनको एक बना के दिए जिसके अंदर अपना वो कहीं पे भी जाना हो, कौन सा? लोकेशन अब ब्रांड नेम मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट जिसके साथ है आई कैन टेल यू आफ्टर द मुझे पता है, यही तो बड़ा मजा आता है इस पोजीशन में बैठने का, बाद में आपको पता चल जाती है चीजें आपको जो नहीं भी पता होती। अच्छा ये बताइए, ई कॉमर्स की जो आप ट्रेन करते हैं या लोगों को इस, वो कहते हैं ना कि इस जोगा बनाते हैं, जी जी। कुछ किंग्स होते हैं, कुछ किंग मेकर्स होते हैं, आप किंग भी हैं और किंग मेकर भी हैं, अपना भी आपका अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है और आप दूसरों को भी पुश करते हैं। तो उसमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग घर पे बैठे हुए जो बेरोज़गार हैं, जिनमें कोई ना कोई टैलेंट है, लेकिन नौकरी कोई देगा तो उसको दिखाएंगे ना। सबसे पहली चीज़ माइंड में ये रखनी चाहिए जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं कि आपका कोई आईटी का या टेक्निकल बैकग्राउंड होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश बहुत अच्छी होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये गलत फहमियाँ है लोगों को कि मैं बहुत टेक्निकल होऊंगा तो मैं ई कॉमर्स में काम कर सकता हूँ। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो मैट्रिक पास है, इंटर पास है, वो काम कर रहे हैं, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं और वो इसमें काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये एक स्किल है बेसिकली। जिस तरह आप बच्चे को मोबाइल देते हैं, उसे कहते हैं ये गेम है, हमें ये गेम, ऐसा ऐसा बच्चा खेलता खेलता सीख जाता है। अब जो बच्चा 7, 8 या 10 साल की एज में एक गेम बहुत अच्छी खेल रहा है, उसने कौन सी आईटी की डिग्री हासिल की? उसके पास तो कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उसके पास एक स्किल है, या उसने करते करते सीख लिया कि अच्छा यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ से रेस ऊपर होती है, यहाँ पे सेटिंग चेंज होती है। तो ये बेसिकली स्किल आप सीख के, और ये कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होती, 2 से 3 महीने में, 4 महीने में आप ये स्किल सीख लेते। और स्किल में चीज़ें क्या होती हैं, क्या बेचना है, ये एक स्किल है कि आपने क्या बेचना है, इस पर प्रॉपर वर्किंग होती है, हम इसे कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। इस पे मार्केट में डिफरेंट टूल्स हैं, वहाँ से हम प्रोडक्ट निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में रहने वाला कोई बंदा ये शो देखे तो वो कि अच्छा मेरी गारमेंट्स की फैक्ट्री है, मैं गारमेंट्स बेच लूँ ऑनलाइन, ऐसे नहीं होगा। उससे पहले पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी कि गारमेंट्स की कौन सी चीज़ किस एरिया में ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि मैंने बड़े लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये करते हुए देखा है कि एक चीज़ शुरू की, एक पूरा आपने सिलसिला स्टार्ट किया, स्टार्ट करने में आपने सारी एनर्जी लगा दी, उस पर आपने लेग वर्क कोई किया ही नहीं। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होता है। ओए मैं बड़े अच्छे केक्स बनाती हूँ, ऐसा करते हैं कि मैं ना उसको ऑनलाइन सेल करना शुरू कर देती हूँ। भाई ऑनलाइन सेल का असूल ये है, सबसे पहली चीज़ माइंड में ये रख लें कि जो काम आपको आता है या जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो आप बनाते हैं, उसको सबसे पहले माइंड से निकालना है आपने। अगर ऑनलाइन बेचना है तो आपने ऑनलाइन आके देखना है कि लोगों को क्या चाहिए, मार्केट की ज़रूरत क्या है, मार्केट की ज़रूरत क्या है, आप वो बनाएं। नहीं बना सकते खरीद लें। मेरा दोस्त है, उसकी अपनी फैक्ट्री है क्रॉकरी की गुजरांवाला में, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बेचता है वो अपनी नहीं बेचता, वो चाइना से कुछ और लेके अमेरिका में बेच रहा है अमेज़ॉन पे। आर यू सीरियस? जी बिल्कुल। दैट्स अमेजिंग। मतलब उसने देखा ना कि इस चीज़ की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, फ़लाँ शहर के लोग या फ़लाँ मुल्क के लोग इस चीज़ को ज़्यादा ढूंढते हैं। अब पाकिस्तान में हम लोग हमसे सवाल करते हैं जी पिशावरी चप्पल बेच सकते हैं। अब मैं उनसे कहता हूँ कि यार हमने बेचना है यूएस से यूके में, तो वहाँ पे कितने पाकिस्तानी होंगे जो पिशावरी चप्पल खरीदेंगे? तो हम वो चीज़ बेचेंगे जो वहाँ के रहने वाले लोगों की ज़रूरत है। भाई वहाँ जो पे हर रहते बंदा हुए खरीदेगा। कैलिफोर्निया वगैरह साइड पे आपने कोल्हापुरी सेल करनी है, आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि चप्पल वहाँ पे वेस्टर्न खवातीन भी पहनती है, लेकिन जी, जी। पहले आपको उधर अवेयरनेस क्रिएट करनी है कोल्हापुरी चप्पल की। बिल्कुल। और हम कहते हैं कि हम अवेयरनेस क्यों क्रिएट करें, जब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जो हमें खुद बता रहा है कि ये कीवर्ड्स हैं, लोग ये ढूंढते हैं, तो हम वही प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। फिर अगली स्किल होती है कि अब आपने प्रोडक्ट मिल गई आपको, अब आपने इसको सोर्स करना चाइना से। अब चाइना जाना तो नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है होलसेल की, वहाँ पे आप जाते हैं और वहाँ से जाके आप चाइना से प्रोडक्ट खरीदते हैं, अमेज़ॉन के पास भेज देते हैं। डेली के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो अमेज़ॉन भेज रहा है। तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, फिर सबसे इसमें जो बेस्ट टेक्निक आती है वो होती है पीपीसी, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्सर ऐड, पे पर क्लिक। हर बंदे के साथ एक्सपीरियंस हो, आपके साथ भी होगा। फेसबुक स्क्रॉल कर रही हैं आप, अचानक एक ऐसा पेज आ गया जो आपने कभी लाइक ही नहीं किया, छोटा सा स्पॉन्सर लिखा हुआ है और आपके सामने प्रोडक्ट आ गई है। तो ये स्किल के किस तरीके से लोगों के सामने अपना ऐड पहुंचाना और है। बड़े चालाक होते हैं ये लोग। बिल्कुल। आपने 3-4 दफ़ा अगर कोई इश्तिहार देखा या उसको रिपीट पे देखा या उसको क्लिक बस। करके उसकी वेबसाइट पे, सर मैं उसके बाद बड़ी वही- चालाक हो गई हूँ, क्योंकि मैंने पिछले कोई 2-3 साल में बड़ा बेड़ा गर्क किया अपना, हर जो चीज़ सामने आती ऑर्डर कर देती। अच्छा मैंने नोट किया अब उसी किस्म की चीज़ें आती जा रही हैं, उनको समझ आ गई कि ये इसने मर्दों के कलोन नहीं लेने, जाहिर नहीं लेने तो अपने लिए लेने, मतलब इसने फॉर एग्जांपल जूते इसको पसंद हैं, ये शूज़, ये बैग्स लेती, तो उस किस्म की चीज़ें अब हर कॉन्स्टेंटली मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आ अब तो गेम इससे आगे चली गई है। अब तो जहाँ तक चली गई, मैं एक दिन लाइव सेशन कर रहा था, मेरे दांत में दर्द थी, दाढ़ में दर्द थी, तो मैंने हल्का सा ब्रेक लिया। सेशन एंड करने के बाद मैं घर वापस जा रहा, मैंने यूट्यूब खोला, मुझे टूथपेस्ट की इश्तिहार आना शुरू हो गया। मैंने बोला था लाइव सेशन में, कहीं पे गूगल पे सर्च भी नहीं किया था। लिसन करता
कहीं पे हाँ, अब तो वहाँ तक ये बैठे हैं अहमद, इनको पता हो, ये तो ज़्यादा इनको ज़्यादा आइडिया इस चीज़ का कि अब आप जो बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, आपको वही दिखाया जाएगा जो आपको पसंद है। हाफिज साहब, आई हैव टू गो हियर ना, क्या मसला है भाई, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, इससे हमारी प्राइवेसी नहीं डिस्टर्ब हो रही? प्राइवेसी बिल्कुल होती है, डिस्टर्ब हो रही है, हर चीज़ का डेटा, मतलब ये हम लोगों को हमसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हमने जो भी करना होता है ना सबसे पहले जाके हम ऐसे ब्रैग करते हैं। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, फ़ौरन मैंने पोस्ट लगा तो फिर दी। ठीक है ना कि बाहर के मुल्कों में जो लोग बहुत से ऑफ द ग्रिड हो जाते हैं, जो बिल्कुल ही अपने आप को किसी भी चीज़ में कोई भी अपना रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते, बिकॉज वो कहते हैं कि भाई मेरी पर्सनल लाइफ मेरी पर्सनल लाइफ है। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, सब बराबर है, सबका डाटा उनके पास है। डाटा तो है, हर आप किसी अपना hide बंदे कर की सकते दुनिया हैं। में कोई प्राइवेसी नहीं है। आप अपना हाइड कर सकते हैं फ़ोन के अंदर सेटिंग्स में जाके, लेकिन वो बहुत अंदर जाके वो भी वही करेगा जो बहुत ही कोई टेक्स हैवी पर्सन होगा। अब जो ले मैन है उसको तो नहीं पता कहाँ से जाके मैंने ऑफ करना है। पहले ये होता था आप टाइप करते थे तो आपको एड्स आती थी, अब वो आपको लिसन कर रहा था, आप कुछ बोलते भी हैं ना, मतलब आज मैं शूज़ के बारे में बोलना चाहूँगा, मैंने शूज़ लेने, आई वांट टू बाय न्यू शूज़, 3-4 दफ़ा मैं बोलूँगा, मैं घर जाऊँगा सबसे पहला मुझे शू का ऐड आएगा। तो यहाँ तक तो आपकी लेकिन देखिए ये चीज़ें अब ज़रूरी भी हैं, अब मार्केटिंग कितनी आसान हो गई है ना। अच्छा, मैं लोगों को कहता हूँ कि लोकल भी बेचना शुरू करें, लोकल भी बहुत अच्छी मार्केट है, आप पाकिस्तान में भी बेचें, अगर अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तान में बेचना चाहते हैं वो भी बेचें, और अगर आप बाहर सर्विसेज देना चाहते हैं, अब आपका क्लाइंट, अच्छा अब जॉब आपको आसानी से मिल जाती है अगर इस फॉर काम में। एग्जांपल किसी ने ये ख्वाब देखा है कि उन्होंने ये करना है, या फॉर एग्जांपल किसी ने एक ऐप क्रिएट करनी है, बिकॉज उसके लिए मैं आपके पास अब आऊँगी, तो उसका तरीका क्या है? आपको कांटेक्ट करें, आप गाइड करेंगे, या उन्हें आधा अपना काम करके आना होगा? प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बहुत आसान है, यूट्यूब फेसबुक भरे पड़े हैं इन चीज़ों से, मैं भी सिखाता हूँ, ऑनलाइन भी सिखाता हूँ, वीडियोस भी पड़ी हैं यूट्यूब वगैरह पे। हाफिज़ अहमद के नाम से मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ इन चीज़ों की, अभी मैंने टेक्निकल स्टार्ट करके Exactly, लोगों और को आप बुलाता हूँ। बड़ी स्पेसिफिक चीजें लेके उस पे अच्छी खासी डिटेल में बताते हैं, और फिर आप बिल्कुल, अगली एक topic घंटे की पॉडकास्ट करता हूँ हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट के जी, आए डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों को जो ज़ीरो से ऊपर आए हैं। हमारा मसला ये है कि नौजवान ख्वाब देखते हैं और वो कहते हैं कि एक रात में पूरा हो जाए, ऐसा नहीं होता। देखिए, हाफिज साहब हो गए, अहमद हो गए, ये कोई मतलब ये कल की ये नहीं कि कल उन्होंने कोई चीज़ की तो एकदम से उनको फेम मिली, या ये 24 घंटे के अंदर एक चीज़ होगी। इट टेक्स टाइम। आप कामयाब बंदे को देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो पैदा ही कामयाब हुआ था, उसकी स्ट्रगल तो देखे भाई। मैं 2011 से इस फील्ड में हूँ, माशाल्लाह। मुझे अब 12 साल हो गए हैं, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये रातों रात, ठीक है आप एक छोटा गोल सेट करें, 500 से $1000, ये एक रियलिस्टिक गोल है कि 500 से $1000 तक मैंने कमाना है फ्रीलांसिंग से, अपने घर बैठ के अपने क्लाइंट को सर्विस देनी है। अपवर्क और फाइवर ये दुनिया की क्योंकि बहुत बड़ी वेबसाइट्स $1000 है, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। heavy amount $1000 अब तो 2,20,000 30,000 रुपये बनते हैं। आप डिग्री करके निकलें आपको 25-30 हज़ार की नौकरी मिलती है। आप $500 भी कमाएं तो 1 लाख से ऊपर है, घर बैठ के, और 3 से 4 घंटे में है, 3 से 4-5 घंटे आपने एक क्लाइंट को देने होते हैं। अब ये अहमद भी क्योंकि टेक्निकल फील्ड में उनको बड़े अच्छी तरह आइडिया होगा कि आप काम कितना करते हैं, और आप पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स में जब कमाते हैं तो आपके मुल्क का भी फ़ायदा होता है ना, बाहर से डॉलर्स आपके कंट्री में आ रहे हैं, एक तो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, फिर आप डॉलर्स कमा रहे हैं, तो मुल्क का भी फ़ायदा हो रहा है, आपका भी फ़ायदा हो रहा है। अहमद, ये बताइए कि आपने ऐप भी एक क्रिएट की है, एक तो मेटावर्स इवेंजलिस्ट करता क्या है? मतलब आपकी व्हाट डू यू डू? एक तो जैसे आपने कहा ना कि आपने फिल्म में भी एक बड़े बहुत बड़े हॉलीवुड लेवल के प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम किया और उसमें सारी चीज़ें ठीक है। की, तो व्हाट, और आपकी फील्ड में किस तरह लोग आ सकते हैं? ठीक है, मेटावर्स, पहले तो मैं वही बात कर रहा था कि आप पहले एक रियल वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या सबसे बड़ा बैरियर है, ठीक है, उसको आप किस तरह इस चीज़ को वर्चुअल लेके जाके सॉल्व कर सकते हैं। आपने हिस्ट्री लेसन्स लोगों को दिखाने हैं, आप हर एक को इजिप्ट उठा के नहीं लेके जा सकते, या कहीं आपने कोई कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल जब ये कोविड आया सब कुछ बंद हो गया, लेकिन कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आपने करनी है, तब लोग वर्चुअल Skype, कॉलिंग Zoom पे, calls, स्काइप, जूम वगैरह पे चले गए। अब आप उसको मज़ीद इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं, वो आप मेटावर्स में एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, आपको ऐसे ही लगेगा जिस तरह हम ये इधर ही शो में बैठे हुए हैं, मैं अपने घर, हाय आप घर अपने बस वो घर, चीज़ मैं अपने है, घर। वो बनाया हुआ मुझे, वो इस तरह करके वो हाँ जी। पहनते हैं, VR ये बुलाते हैं VR का ही आगे एक्सटेंशन है, मेटावर्स VR एक टूल है, मेटावर्स उसकी एप्लीकेशन उसको। है। ठीक है, ओके। तो ये आपको एक प्रॉब्लम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं अच्छा, आप? पैसे कैसे क्योंकि कमा द सकते पॉइंट हैं? इज ये साउंड तो Exactly. बड़ी कूल चीज थी, दूसरा लोग कहते हैं यार गेमर्स बड़े कूल होते हैं, लेकिन वो रोजी रोटी कहाँ से कमाते हैं? तो ये Exactly. रोजी रोटी कहाँ से कमाते हैं? अच्छा, जो टूल्स गेम बनाने के लिए यूज़ होते हैं वही एग्जैक्ट टूल इसके लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह वो हाफिज़ साहब ने कहा कि हमारे लोगों का होता है कि एक ही रात में सक्सेस मिल जाए, वो नहीं इस तरह होता। हमारी जो पहली प्रोडक्ट हमने बनाई वो फेल हुई, 2016 में बनाई, आज 7 साल हो गए हैं। हम भी सर्विसेज इंडस्ट्री में चले गए क्योंकि अभी वो टाइम ही नहीं था हमारा कि हम प्रोडक्ट में जाते। सर्विसेज इंडस्ट्री में हमने काम किया, यूएस में सर्विसेज दी, पैसे कमाए, डॉलर्स आए, पाकिस्तान को फ़ायदा है, रेमिटेंस आ रही हैं। उसके बाद
हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट बनानी शुरू की, प्रोडक्ट बनाई, फिर यूएस से इन्वेस्टमेंट रेज की, अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़े अच्छे सस्टेनेबल अच्छा, मॉडल एक पे आ ऐप गए। बनाई है, उसका नाम ऑब्वियसली हम नहीं ले सकते, बट उस ऐप के बारे में बताओगे? अच्छा, ऐप ये करती क्या है, मैं आपका वो सुन रहा था अभी 9 नवंबर का शो जो गया था अल्लामा इकबाल डे का, अब जिसमें आपने जैसे पूछा था कि इसको आप स्केल कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको कैसे आके देख सकते हैं, हर बंदा उनके घर आके नहीं देखता, उनकी बड़ी फाइन कलेक्शन थी। हाँ, वो आई रिमेंबर, वो काफ़ी वो जब इकबाल डे का हमने व्यूअर्स शो किया था तो उसमें हमने ये बात स्पेसिफिकली की थी, हमने दिखाई थी बहुत सी चीज़ें, Exactly. इकबाल के स्टैम्प्स, अल्लामा इकबाल के मतलब यू नो बहुत सी चीज़ें, करेंसी नोट्स, कॉइन्स, किताबें वगैरह, और यही मैंने आई रिमेंबर उनसे पूछा था कि जी ये हमने अगर लोगों तक पहुँचाना हो तो हम कैसे पहुँचा सकते हैं? एग्जैक्टली अब वो स्टैम्प है, कोई ना कोई उस पर आर्ट वर्क बना हुआ है या कुछ भी उनके वो हाथ वगैरह थे, कुछ ना कुछ उसके ऊपर ग्राफिक एलिमेंट है। आप हमारी ऐप पे जाएं, उससे आप स्कैन करें, उसके ऊपर अल्लामा इकबाल कोई भी आप स्टोरी जो उसको जो स्टोरी बैक करती है आप उसके ऊपर डाल दें। कोई भी बच्चा है उसके पास फ़ोन, हर फ़ोन अब तकरीबन हर बच्चे के पास ही है, बेशक हम तंग है कि हर बच्चा यूज़ करता है, बट ये हर बच्चे के पास है। आप उसको स्कैन करते हैं, ठीक है, उस इमेज को, आर्ट वर्क को, और वो उसकी पूरी स्टोरी आपको नरेट कर देता है। आपको कहीं म्यूज़ियम में जाने की ज़रूरत नहीं है, Amazing. और इसके लिए आपको कोई कोडिंग एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है। आपने अपने लिए कुछ बनाना है, आप अपना कोई ब्रांड है या आपने किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है, कोई भी आपका बिज़नेस कार्ड है, बिज़नेस कार्ड के ऊपर लिमिटेड से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आपका नाम, ईमेल एक्सेट्रा। आप उसको स्कैन करें, आपकी पूरी एक वीडियो चल जाएगी, आप खुद बताएं अपने बारे में आप क्या क्या करते हैं, क्योंकि आप इतने सारे बिज़नेस कार्ड कलेक्ट करते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, आपको याद भी नहीं रहता ये बंदा वो क्या काम बैग करता में है। भी खो ही जाते हैं या वॉलेट के अंदर। एग्जैक्टली उसको आप देखते हैं और आप बता, अच्छा वो अपनी पूरी स्टोरी खुद नरेट कर रहा है, और जब कोई नरेट करता है ना तो आप बहुत जल्दी उससे एक एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप सिर्फ राइटिंग में पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। पैसे कैसे कमा सकते हैं, पैसे कमाने का वही ज़रिया, ई कॉमर्स में भी आप सर्विसेज दे के कमाएँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी आप सर्विसेज अपनी दे के कमाएँ। Well, we wish you the best of luck, both of you. But गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे to the young people out there? यंग पीपल के लिए सिंपल सा पैगाम ये है कि एक तो एक रात में कामयाबी नहीं मिलती, और स्किल्स पे ज़रूर फोकस करें। डिग्री ज़रूर करें, पर खाली डिग्री से भी काम नहीं बनता। अगर आपके पास स्किल हैं, आप 4-5 महीने लगा के अच्छी तरह से स्किल सीख के लोकल कुछ बेचें या ऑनलाइन सर्विसेज दें। इन्वेस्टमेंट है, कुछ इन्वेस्टमेंट है तो पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट सेल कर लें ऑनलाइन, नहीं है तो फ्रीलांसिंग करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें। अम्मी अबू से पैसे ना मांगें। यंग जनरेशन के लिए ये मैसेज है कि अभी जो हमारे मुल्क के हालात है, पेरेंट्स को ना कहें कि पैसे दें, आप स्कूल कॉलेज से ही कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें। सर्विसेज दे के $200-300-400 भी कमाएं तो एटलीस्ट अपनी पॉकेट में नहीं तो खुद निकालें ना, उसके लिए आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। And what would you like to say? मुझे लगता है हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना वो नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और गलत कामों में बहुत फेसबुक के मुब्तला ऊपर हो। जाके बस बैश कर रहे हैं, ये फलानी पॉलिटिकल पार्टी ये कर Trolling, रही है, ये हाँ। पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही है, मीम्स शेयर कर रहे हैं। नेगेटिविटी से आपको निकलना पड़ेगा अगर आप आगे जाना चाहते हैं। तब हमें यही फिगर आउट करना है, अगर हम जितनी जल्दी कर लेंगे इट वुड बी बेटर फॉर आवर कमिंग जनरेशंस। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, दो ऑथेंटिक सॉलिड लोग जो ब्रिलियंट काम कर रहे हैं, जिन्होंने यंग एज पे कामयाबी हासिल की, अपनी मेहनत, अपनी काविश, और सीधी बात है एक इनोवेटिव सोच के साथ। आइडिया तो कोई भी नया नहीं है, लेकिन किसी भी एक आइडिया को लेके उसको मज़ीद और इम्प्रूव करके किसी इंटरेस्टिंग जोन में लेके जाना ही चीज़ को यूनिक बनाता है। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। Thank you very much. बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार। व्यूअर्स, हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और अब मेरी फेवरेट पर्सनालिटी आज हमारे साथ शो पे हैं तो मेरे सीनियर, लेकिन मुझे अपने फ्रेंड ही लगते हैं क्योंकि इतनी प्यारी पर्सनालिटी है इनकी, इतनी प्यारी पर्सनालिटी है। और जब हम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की बात करते हैं, इस इदारे की बात करते हैं, जैसे कि पहले भी आपके साथ शेयर किया जब शो की ओपनिंग की, फिर ऑब्वियसली बाकी के हमने काम भी कर रहे थे, बट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ये वो जगह है जिसने बहुत से स्टार्स क्रिएट किए हैं, और फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टार्स बनने के बाद भी पीटीवी का ही एक इम्पॉर्टेंट नुमाइंदा रहे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, जिनका बोलने का अंदाज़, जिनके फुटवर्क, जिनका डिमीनर और जिनका एटीट्यूड अपने जूनियर्स की तरफ भी एब्सोल्युटली अमेजिंग है। माना हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली राउंड सुपरस्टार हैं, एक्टर हैं, कॉमेडियन भी हैं। ही
ओरेट्स सो वेल, माशाल्लाह, इनकी स्पीकिंग स्किल्स इतनी ब्रिलियंट है। अशरफ खान साहब को कौन नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बात ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह गवर्नमेंट लेवल पे भी आपकी खिदमात को रिकग्नाइज़ किया गया, सितारा इम्तियाज़ से आपको नवाजा गया। उसके अलावा वेरियस डिफरेंट अवार्ड्स जो दूसरे हैं वो भी आपको मिले, बट ऑब्वियसली जो स्टेट का अवार्ड होता है वो यूजुअली सबसे बड़ा कंसिडर किया जाता है। फिर आपके फेमस प्रोजेक्ट्स में 50-50 हो गया, जंजालपुरा हो गया, डबल सवारी हो गया, डुगडुगी हो गया, एंड वेरियस डिफरेंट, बट वो इनिशियल वालों की बात करी। पीटीवी के लिए क्या कहेंगे? पीटीवी तो आपको पता है कि हमारा घर है और इब्तिदा यहीं से हुई, आँख यहीं खोली हमने और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम पीटीवी का जैसे आपने इंट्रो में कहा हम हिस्सा हैं इसका। पीटीवी के बगैर कुछ भी नहीं है, इंसान कहाँ भी हो। मैं पहले भी एक दो बार कह चुका हूँ कि यहाँ के जो सिस्टम है हमारा, ये प्राइवेट में कहीं भी हमें आज तक नज़र नहीं आया। ये बूम वहाँ नहीं है जो फेसिंग देता है आपको, मैंने कहीं घूम नहीं घुमा के मैं भी तो वापस ही आ गई ना पीटीवी जी, मैंने कहीं और मैं ये मानती हूँ कि वो मेरे एंड पे एक शायद नहीं थी, डेफिनेटली मिस्टेक, कि मुझे लगा प्राइवेट सेक्टर में वापस जाके काम करते हैं, ऑफर आई निकल गई, दंदियाँ निकालने में वापस चुप करके आ गई। मैं कहा मैं इधर ही ठीक हूँ, ये अच्छी जगह है, ये डिसेंट जगह है, यहाँ पे बहू बेटियों की बड़ी इज्जत है और बल्कि ज़्यादा हमारे ख़वातीन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे अच्छी बात यही है। खैर इज्जत तो बाहर भी है, इंसान खुद अपनी इज्जत कराता है जहाँ भी जाता है, बट आपको पता है कोई खुद अच्छा होना चाहिए उसको। बिल्कुल। लेकिन पीटीवी का चूंकि एक माहौल जो है वो फैमिली माहौल है। यानी कि अगर आप खुद ठीक नहीं भी हैं तो फिर भी आपको ठीक कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक सीधा कर देंगे ना। है। मुझे भी किया ना सीधा फिर। जी। तो पीटीवी तो जाहिर है ओढ़ना बिछोना है हमारा, और हम कहीं भी हों दुनिया के किसी कोने में, जब पीटीवी का मैसेज आता है तो सारे काम काज छोड़ के तो पीटीवी की तरफ भागते हैं। आपकी देखिए एक सीनियरिटी तो है, इतने सालों का माशाल्लाह वर्क एक्सपीरियंस है आपका, एंड क्वाइट अ यंग एज लोग आपको एज सीनियर आर्टिस्ट बुलाना शुरू हो गए क्योंकि आपका बॉडी ऑफ वर्क इतना इम्प्रेसिव माशाल्लाह रहा है। लेकिन मैंने कभी आपको जूनियर्स के साथ चढ़ाई करते हुए नहीं देखा, उनको डांटते हुए नहीं देखा। आपका बहुत ही फ्रेंडली, मतलब जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छा वहाँ साहब सीनियर तो नहीं है, तुम्हें मतलब फ्रेंड है, हम सब कहते हैं कि आप हमारे फ्रेंड हैं। सो ये क्या माजरा है? बाकी सीनियर्स तो ज़रा ज़्यादा सीरियस है। उसकी वजह ये है कि अगर हम उनको डराते रहेंगे तो हम उनसे वो मतलूबा नताइज ले नहीं सकेंगे। जो काम हमने उनसे लेना है, जो हमारे साथ जो उन्होंने सीन करने हैं, अगर वो जिन समझते रहेंगे हमें और कहेंगे सर वो मैं तो वो काम नहीं कर सकेंगे। हम आते ही 10-15-20 मिनट में मैं तो उनको नॉर्मल कर देता हूँ कि बेटे यहाँ आओ, इधर बैठो, क्या करते हो, और इसके अलावा क्या पढ़े, कहाँ तक पढ़े हो, क्या हुआ ये वो, अच्छा ये शौक़ कब पैदा हुआ, तो इसमें वो कौन मुआविन साबित हुआ, क्या हुआ, वो नॉर्मल हो जाता 15-20 मिनट में। क्योंकि हमें हमारे सीनियर्स ने बहुत प्यार दिया, तो प्यार दिया तो हम आगे बढ़े। लेकिन उनकी एक लुक होती थी, जब ये सारे बैठे होते थे हमारे सीनियर्स, तो हम करीब जाते थे तो अस्सलाम वालेकुम सर, तो एक लुक आती थी जी, वो जी जो थी वो तराई निकल जाता जी था। जी जी। हालांकि वो इतने सख्त नहीं होते थे ना, इतने वो गुस्सा करते थे रोब, लेकिन एक खौफ डर होता था रिस्पेक्ट वाला, वो मैं तो अपना दूर करता हूँ। हमने 2-3-4 आर्टिस्ट इस वक्त फील्ड में रखे हुए हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, जो हमने डराने के लिए रखे हुए हैं लोगों को। एकदम एक चेहरा आया होगा सामने, आया 4 आए हैं चेहरे, जी जी, एक नहीं, उसमें मेल भी है फीमेल भी है, तो जी दोनों तरफ, दोनों तरफ खुद कफील है, दो तरफिया, खुद कफील है। जब तक आप उनको नॉर्मल नहीं करेंगे, अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को, तो वो आपको परफॉर्मेंस वो नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और एक्शन कुछ नहीं होता, रिएक्शन होता है। आप किसी को कहें मैं मारूंगा, तो वो कहे अच्छा कब, तो ये तो ख़त्म हो गया ना मारने वाला। यूं करके करें और वो खौफज़दा हो, तो वो रिएक्शन से आपका एक्शन जो है वो हाईलाइट होता है। तो आपने तो रिएक्शन ही मार दिया ना उसको डरा के। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि इतने मीडियम्स में आपने काम नहीं कहूँगी खेला है, बिकॉज आपको तो नज़र आता है कि यू आर एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग। एंजॉय कौन सा मीडियम आपका फेवरेट है?
television? Would you say film? Would you say radio? Would you say stage? कौन सा एरिया आपका फेवरेट है? सच्ची बताना, एंजॉय सबसे ज़्यादा कौन सा? मेरा सबसे फेवरेट जो था वो रेडियो था। मैं रेडियो से आया था टीवी पे, बट था क्यों? कंटिन्यू था, क्यों नहीं फिर किया? उसके बाद वो मौका नहीं मिला, अच्छा, फिर ओके। किया नहीं रेडियो। वो बच्चों का प्रोग्राम था, मोहनी आपा किया करती थी लाहौर रेडियो से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से मुझे यहाँ लाया गया और मैं लाइव के ज़माने में यहाँ आ गया था। ये अच्छा, लाइव का ज़माना बताएं ना, लाइव का ज़माना। लाइव के ज़माने में कमाल चीज़ें हुई हैं बहुत ज़्यादा, कि आप हंस हंस के लोट पोट हो जाएं, ऐसे ऐसे काम हुए हैं, क्योंकि उस वक्त पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है। तो इसी तरह एक ड्रामा हो रहा था। अच्छा, पहले इनको बताएं कि लाइव से मुराद है कि जिस तरह मॉर्निंग शो तो लाइव होता है, राइट? जो- बट उस वक्त ड्रामे लाइव होते थे। जी बिल्कुल, हर चीज़ उस वक्त लाइव थी। लेकिन सोचे कितना सस्ता काम होता था उस वक्त। अब तो ड्रामे बनाने में कितना पैसा खर्च हो जाता है। होता तो है, लेकिन उसमें जो फिर वो क्वालिटी के अलावा जो हरकतें होती थी, कि जंग हुई, तलवारें चली, खंजर घोंपे गए और लाशें गिर गईं, तो एक लाश पान खाते हुए गिर गई थी। वो कहीं बहुत तंग हुआ तो उसने कहा अब क्या करूं, तो उसने उगालदान तो वहाँ नहीं रखते थे लाशों के पास, तो वहीं उठ के आंख बचा के उसने वो अपना काम किया, वो पकड़ा गया लाइव में। तो लाइव में स्क्रॉल जब चलता था तो पता नहीं होता था कब ख़त्म हो गया, क्या हो गया। चुटकी तो आती थी, कभी सुनाई देती थी, कभी नहीं सुनाई देती थी। तो एक लाश उठ के बैठ गई, उसने समझा अपने तौर पे समझ लिया कि अब स्क्रॉल चल गया पूरा। वो अंगड़ाई लेके उठ के बैठ गया, उसने उन्होंने कहा ओए ओए, वो फिर मर गया। क्या नहीं, फिर उसको 2 मिनट के लिए होश आया था। जी। वो कहते ना, नसरीन होश कर। अभी तो कुछ नसरीन सांसें- एक मिनट उठी, होश किया और फिर वापस बेहोश हो गया। अभी कुछ सांसें बाकी थी। अच्छा, उसकी सांसें बाकी थी, उसने उठ के वो निकाली बाहर और वापस बेहोश हो गया। बड़े बड़े काम हुए। अच्छा, ये बताए फैन मोमेंट। देखिए, आप उस टाइम के आर्टिस्ट हैं जब रोड खाली हो जाते थे। बिल्कुल। मैंने कुछ इसको टच किया था, तो बताएंगे व्यूअर्स को कि क्या माहौल होता था, क्या सीन होता। अब सोचिए कि एक चैनल है जो सब देखते हैं, उसके अलावा और ऑप्शन भी नहीं है। उसका और अब का फ़र्क ये हो गया कि उस वक्त हर आर्टिस्ट की शक्ल और लुक अलग होती थी। और वो एक ही प्रोजेक्ट एक टाइम पे जी कर जी, रहे टीवी होते के थे। भी आर्टिस्टों की, फिल्म के भी आर्टिस्टों की। दर्पण साहब अलग लुक होती थी, हबीब साहब की अलग लुक होती थी, वहीद मुराद साहब की अलग लुक होती थी। अब क्या हुआ है कि गेटअप एक जैसे हो गए हैं। सब ने वो जी, गोटी जी, 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 गोटी और वो रखी हुई है, वो जो आजकल क्लोज शेव चल रही है वो, और फुड़ुस करके बाल। हर बंदे का या तो वो लुक है या फिर बिल्कुल क्लीन शेव एंड लॉन्ग। पजामिया और कुर्ता, ये बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, शर्मिंदगी की इंतहा हो जाती है जब वो कहता है अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज? ये अल्लाह का शुक्र बेटा, आप ठीक हो? सर देखा मेरा सीरियल? या मेरे मालिक, ये उनमें से कौन है? और ये इसका समझ कौन सा चल रहा है। और मजे की बात ये कि सर हम कैसे एक दूसरे का काम देखें, हम तो सेट पे होते, शूट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। फिर झूठ बोलना पड़ता है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हो यार, मैंने 1-2 एपिसोड उसके देखे हैं, बहुत अच्छा। कसम ले लें जो कहीं भी नज़र से भी गुजरा हो, क्योंकि बड़ी देर के बाद याद आता है, किसी पड़ोसी से पूछना पड़ता है ये बच्चे का क्या नाम है, वो कहते हैं इसका ये नाम शकुंतला। है। अच्छा अच्छा। अच्छा, इस नोट पे आपकी इजाज़त से सर ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अशरफ खान साहब की तीन क्रेजी फैन मोमेंट्स के बारे में हम जानेंगे, एंड ऑफ कोर्स आजकल उनके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एंड कुछ और सीक्रेट बातें, हो सकता है वो ब्रेक में हो या लाइव में हो, ये हमें ब्रेक के बाद पता चलेगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अशरफ खान साहब हमारे साथ हैं, हम सब के फ्रेंड, वी लव हिम। एंड हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के जो नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, वो यही हैं। अच्छा, ये बताइए क्रेजी फैन मोमेंट्स, क्योंकि हमने बात की ना कि रोड बिल्कुल खाली हो जाते थे और सारे लोग जो हैं वो बैठ के देख रहे होते थे और लाइव में भंड भी हो रहे होते थे, वो जो भी होता था, लेकिन आप सुपरस्टार बन जाते थे। चाहे पीटीवी पे आप 2 मिनट के लिए भी आ जाते, राइट के रॉन्ग? गुजर जाते थे पीछे से तो वो भी नज़र में आ जाते थे। आप रात को ड्रामे में उसमें थे, उस सीन में आप वहाँ थे, पीछे खड़े हुए थे, वो खड़े हुए जो थे वो भी होते, एक्नॉलेज होते थे। पीटीवी चूँकि वो उस वक्त तो था ही पीटीवी,
इतना ये खप नहीं मची हुई थी जो इस वक्त है। खैर ये खप जो है ये बहुत सारे लोगों के लिए बेहतर भी है, फाइनेंशियली भी बेहतर है और वैसे भी सुखी हुए इससे बहुत सारे लोग। पीटीवी की अपनी बात है तो बट उस पीटीवी के जो वो जो देखिए, क्योंकि आज खान साहब बात ज़रा फ़र्क हो गई है, क्योंकि इतने चैनल्स पे इतने लोग आ रहे हैं और इतने चेहरे आ रहे हैं कि सुपरस्टार अब कोई नहीं रहा। आप लोग जो बन गए सो बन गए, अब आप हैं। समीना पीरज़ादा हो गई, आप हो गए, आप ये सारे वो लोग हैं, पीरू चाचा उस्मान पीरज़ादा, आप सारे वो हैं, कभी खान। आप सुपरस्टार उस वक्त बन गए थे, अभी भी हैं। हम लोगों को मौका ही नहीं मिलता वो बनने का, क्योंकि इतने चैनल्स, इतना कुछ। मुझे कभी कभी आज भी लोग कहते हैं अच्छा कर रही हैं आप अभी भी मॉर्निंग शो में, कहती हूँ जी पीटीवी पे कर रही हूँ। तो मुझे हंसी इस बात पे आती है कि इतने चैनल्स करोड़ों और फिर ऑनलाइन ये वो। उस ज़माने में कोई फ़ैन मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करेंगे? जी, मैं दुबई एयरपोर्ट पे खड़ा था, मैं और मेरी वाइफ, तो सामने से एक सरदार जी थे, वो झूमते हुए आ रहे थे। तो मैंने इसको कहा, वाइफ को, मैंने कहा यहाँ बैठ जाओ सोफे पे। वो सीधे ही आ रहे थे, तो आके तो वो एकदम झुके और टखने पकड़ लिए मेरे। मैं क्या यार सरदार जी उठो, मैं क्या की होया? खड़े हो गए, कहते हैं महाराज मेरा होटल है पड़ोसी मुल्क में, एक शहर में, तो मेरे जो जितने प्रोग्राम वहाँ चलता है अंदर कमरों में वो 50-50 चलता है। मैं आपका फ़ैन हूँ, उसका क्रेडिट भी 50-50 का पीटीवी ही को जाता है। बिल्कुल। और ये जितने सुपरस्टार अभी गिनवाए हैं आपने, ये सब क्रेडिट ये तो कुछ नाम लिए स्क्रीन वाले, जो ऑफ स्क्रीन वाले हमारे स्टार्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स। आई मीन ये वाहिद चैनल है जिधर म्यूजिक डायरेक्टर्स भी बैठे हुए थे। इसकी माजी की बात आपको बताऊं कि मैं अभी यही बात कर रहा था बैठा हुआ बाहर, कि प्रोड्यूसर टेक्नीशियंस ये सब ट्रेनिंग के लिए जाते थे। जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है वहाँ से वो डिग्रियाँ लेके वापस आते थे और फिर ये आके तो ये काम फला फूला। और ये जो बाहर भी प्राइवेट चैनल हैं बेशुमार, उसमें भी बहुत सारे लोग यहाँ के जो रिटायर हुए या वैसे चले गए, उन्होंने उनको भी इस्टेब्लिश किया जाके। बिल्कुल। पीटीवी एक जिन है, जिन, इसको कोई मार नहीं सकता। व्यूअर्स दूसरे ममालिक के स्टेट चैनल देखें, इस लेवल की ओपन गुफ्तगू और एंटरटेनमेंट आपको दूसरे ममालिक के स्टेट चैनल्स में नहीं मिलेगी। नहीं मिलती। वहाँ पे तो बस वो चला रहे होते हैं, अपने पर्सनल एजेंडे चला रहे होते हैं। आपको पता है जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने आया मेरे अपने मॉर्निंग शो का, तो ये क्लियरली बात लिखी थी कि भाई आपने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देनी, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, कि भाई किसी भी बंदे को जो इन पावर है, हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, आप अपने काम पे तवज्जो दें, हमारे मॉर्निंग शो के जो व्यूअर्स हैं उनको एंटरटेन करें और उनको इन्फॉर्मेशन दें। और ये आपका काम है। किसी की दिल आज़ारी ना हो, बिल्कुल। किसी भी हमारे फेल से, किसी भी एक्शन से हमारे, ये सबसे पहले बताते हैं। अब हम इतने ट्रेंड हो गए हैं यहाँ की ट्रेनिंग से कि जब प्राइवेट में भी काम कर रहे होते हैं तो एक सेल्फ सेंसरशिप कायम रहती है कि ये करना है, ये नहीं करना, ये बुरा लगेगा, ये मायूब लगेगा। तो इन्होंने पक्का किया है। सांस भी हम लेते हैं तो वो बहुत ही शरीफाना अंदाज में लेते हैं कि भाई ये वो ना लगे कि अल्लाह रहम करे, ये क्या बात कर रहा है, क्या कर रहा है। इतनी ट्रेनिंग पुख्ता हुई है। और यहाँ टाइमिंग की जो पाबंदी हुई है पीटीवी में, यहाँ घड़ियाँ देखते थे और वो कहते थे आज फिर नहीं करते, आज कैंसिल हो जाने का मकसद ये है कि आपका उस ज़ाया हो गया सारा काम जो जिसकी तैयारी करके आए। मगर वो उसूली बात थी कि 1.5 घंटा 2 घंटे लेट आ रहा है एक बंदा, भाई 5 मिनट लेट आने पे दरवाजे बंद कर दिए जाते थे स्टूडियो के। ऐसे भी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स थे। एंड व्यूअर्स, बिल्कुल करेक्ट एटीट्यूड है। मैं आज भी इस बात पे हैरान होती हूँ कि सर मैं जाती हूँ सेट पे, हमें टाइम दिया था अब ड्रामे वगैरह एक्टिंग वगैरह के अंदर, क्योंकि अब फिर वापस मैं एक्टिंग की तरफ आ गई हूँ। हाँ साहब, आपको बता नहीं सकती हूँ कि 10 बजे का टाइम देंगे, मैं बांदरों की तरह 10 बजने में 10 मिनट में ना गाड़ी के में बैठी हुई होंगी बाहर, कि जैसे ही 10 बज जाएंगे तो अंदर जाऊंगी, वरना कहेंगे इनू बहुत छेती है। लो जी, आप 10-15 पे भी एंटर हो तो कोई नहीं होता वहाँ पे, होता ही नहीं। टीम ही उनकी 2 घंटे बाद आती है और मैं बेवकूफ़ों की तरह हर बार टाइम पे पहुंच जाती हूँ। You know, ये भी तो बाज़ जगहों पे शर्मिंदा होते हैं हम टाइम पे पहुंच के। और पीटीवी ने जो ये आदत दी है, डाली है वक्त की पाबंदी की, आपको पता है लोग मुझे ये कहते हैं कि हमें पता है तुमने अगर टाइम दिया हुआ है 2 बजे का तो तुम 2:45 बजे कहीं आसपास ही होगी, इसलिए हम आगे पीछे नहीं करेंगे। सो ये चीज़ें जो ये इंस्टीट्यूशन सिखाता है वो और कोई जगह नहीं सिखाती। हम भी लेट हुए कई जगहों पे, ज़रा से 15 मिनट 20 मिनट, तो जाके देखा तो सामने सेट पे कवि साहब बैठे हुए हैं,
हमने अपने बड़ों से सीखा कि टाइम जो है उसकी पाबंदी क्या होती है। शकील साहब बैठे हुए हैं, तलत हुसैन साहब बैठे हुए, काटो तो लाओ नहीं, शर्मिंदा हो गए, सर माफ़ कर दें मैं वहाँ वो ये, अब वही बहाने पुराने। अच्छा, अशरफ खान की दुनिया फ़ैन है, अशरफ खान किन लोगों का फ़ैन है? किन लोगों का? किन लोगों का फ़ैन है? आप किन के फ़ैन हैं? आपके भी तो कुछ ऐसे मेरा लोग होंगे ना? क्राइटेरिया कुछ और है। मैं ज़रा सा इस मामले में हट के, ये तो इनके फ़ैन तो हम हैं ही जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं। बिल्कुल। इसमें फिरदौस जमाल साहब को शामिल कर लें, शकील साहब को कर लें, बेतहाशा लोग हैं माशाल्लाह, अनलिमिटेड। सुपरस्टार हैं, इनके हम फ़ैन हैं। मैं हर उस बंदे का फ़ैन होता हूँ जो अपने काम के साथ इंसाफ कर रहा होता है। क्या बात है। मैं आधी रात को 2:30 बजे एक फ़ोन करता हूँ, बेटे जाग रहे हो कि सो रहे हो? जी सर जाग रहा हूँ, मैं अभी कोशिश कर रहा था सोने की। मैंने कहा तंग कर दिया तुम्हें? नहीं 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 बोलें आप। मैंने कहा तुम्हारा ड्रामा अभी नज़र से गुजरा है, तुमने कमाल कर दिया यार, अपने रोल को जो तुमने अदा किया समझ के, तो तुम्हारी दाद मेरी तरफ उधार थी। ये इसी वक्त मैंने चेक किया कि सो रहे हो तो नहीं कहूँगा, सुबह कर लूँगा। मैं हर उस बंदे का फ़ैन हूँ जो अपने काम के साथ इंसाफ करता है, किसी भी शोबे का हो वो। सही। बाकियों के तो हैं ही, सारी दुनिया है। अच्छा सर, आपकी इजाज़त से ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद थोड़ी सी देर के लिए हमें अब ज्वाइन करने जा रहे हैं अनवर रफ़ी साहब। क्या बात है। आप एक रिनाउंड सिंगर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपने एक दिन में 40 ट्रैक्स जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए। उसके अलावा 8000 से ज़्यादा ट्रैक्स आप अभी तक रिकॉर्ड करवा चुके हैं। और आपका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है जानू सुन ज़रा, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। ब्रेक के बाद आएंगे आपसे ही कुछ सुनते हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर प्लीज़ आइए आइए आइए। सर हमने सोचा कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के बड़े ही अहम और इम्पोर्टेंट लोग हैं, जैसे कि मैं खान साहब को भी ये कह रही थी कि जिनको हम पाकिस्तान टेलीविज़न के नुमाइंदे कहें तो ये बिल्कुल गलत बिल्कुल बात बिल्कुल है। बिल्कुल। तो सर आपका पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ एक्सपीरियंस, आपके सेंटिमेंट्स, क्योंकि कल इंशाल्लाह सालगिरह है। पाकिस्तान टेलीविज़न में अभी बात कर रहा था, ये टेलीविज़न वो है जिन्होंने मुझे पहचान दी, बल्कि हमारे सारे जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, इसमें अशरफ खान साहब भी हैं और भी बहुत सारे हैं। मैं अपनी बात करूंगा कि स्कूल टाइम में मैं यहाँ आया था, तो बहुत देर की बात है, तो मैं टेलीविज़न पे आया तो उन्होंने मुझे सुना पहले को 3-4 घंटे, उसके बाद दूसरे दिन सुबह प्रोग्राम पे बुला लिया। प्रोग्राम का नाम था लाला दी पंड। तो उस दौर से शुरू हूँ और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई भी चलती रही, साथ साथ ये भी चलता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि टेलीविज़न पे मैं इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया, फिर फिल्म में चला गया, लेकिन मैंने टेलीविज़न को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। जैसे आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बिज़ी था, अपने बिज़नेस में बिज़ी था, अब तो काम शाम तो है ही नहीं इतना ज़्यादा। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि पीटीवी जो है ना, वो ऐसा इदारा है जिन्होंने मुझे पहचान दी। आज मैं अगर अनवर रफ़ी हूँ तो उसमें पीटीवी का बहुत ज़्यादा हाथ है। अच्छा सर, हम क्रेज़ी फ़ैन मोमेंट्स की बात कर रहे थे कि हर किसी के फ़ैन्स होते हैं। जब पीटीवी का इनिशियली जब और चैनल्स नहीं थे, सारा कुछ नहीं था, तो फैंस जो हैं उनकी रिस्पांस फ़र्क होता था। अब तो आते हैं, पता भी नहीं चलता कि फ़ैन है कि नहीं, फ़ोटो खींच के चले जाते हैं, बंदा कहता है ये कौन सी सेल्फी थी जो खुद ही खींच के निकल गए। तो कोई ऐसी फ़ैन मोमेंट, कोई ऐसा लम्हा जब आपने सोचा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी ऐसा कुछ हुआ? बहुत मतलब ऐसा हुआ है कि सोच में इंसान पड़ जाता है कि हाल ही कल की बात है, रात में मेरे बेटा मेरे साथ ही आए हैं, तो वो मुझे कह रहा था कि पापा अमेरिका से एक फ़ोन आया, तो वो आंटी जो है वो कहने लगी कि मैं और मेरे अपना भाई सारे भी जो है जितने भी वो सारे आपके बड़े फ़ैन हैं। तो बाज़ वक़्त यानी इवन कि ऐसी दुनिया जिनका मैं नाम यहाँ लेना भी नहीं चाहता कि जो मुझे पसंद करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर आपकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट के जितने भी फ़ैन होते हैं ना, उनकी वजह से ही आर्टिस्ट ज़िंदा होता है।
तो जितनी फ्रेंडशिप ज़्यादा हो उतना ही आर्टिस्ट। दो फैन ऐसे भी याद आए मुझे कि माजिद जहांगीर, इस्माइल तारा, हम निकलते थे कराची टीवी से तो बहादुराबाद जाते थे खुर्दोनोश के लिए। तो वहाँ दो साहब खड़े थे, उन्होंने कहा अरे मियाँ, अरे भाई हम तो आपके सर से पाँव तक फ़ैन हैं, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जी हम खाना खाने जाते हैं यहाँ बहादुराबाद पे। ये तो फिर बहुत बड़ा जुल्म होगा, ये पीछे तो घर है हमारा पिछली गली में, आप आए ना, मामू से मिलवाना है, फलाने से मिलवाना है, फलाने से मिलवाना है। वो दोनों पसीज गए। उन्होंने कहा यार चलो बाजारी चीज़ों से बचत हुई, कुछ कौरमा वौरमा खाएंगे जाके। चले गए उनके घर। अब ड्राइंग रूम में उन्होंने बिठाया, उन्होंने कहा वो अभी आ रहे हैं मामू हमारे, वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, फ़लाँ शहर से आए हुए हैं, अभी मिलते हैं। अभी बैठे हुए चंद लम्हे हुए थे कि दो बंदे अंदर आए। उन्होंने वो डंडे पकड़े हुए, जो डांग नुमा डंडे होते हैं ना, अब पकड़ियो बे, जाले ना पाए। क्यों बे, तुम हम लोगों का रिकॉर्ड लगाते हो टीवी पे? और वो दोनों को खाने के उसमें बैठे हुए थे, पीले हो गए। तो हमने कहा भाई क्या कर रहे हो आप भाई? तो वो सीरियस थे। ऐसे फ़ैन भी होते हैं, हमारी पगड़ी उछालते हो, 50-50 में यूँ करते हो, यूँ करते हो, तुम लोग हमारी टोन देते हो, ऐसे फ़ैन भी होते हैं। आपको तो नहीं को मिला ऐसा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। नहीं, वो अच्छे अच्छे गाने गाते हैं ना, वो चीज़ें ऐसी इनको करते अच्छे हैं। लोग मिलते हैं। इनको अच्छे लोग मिलते हैं। अच्छा सर, आप किसके फ़ैन हैं? मैं मोहम्मद रफ़ी साहब, क्या बात। मेरे स्कूल ऑफ थॉट वही हैं। और चूँकि वो रिश्ते में मेरे अंकल भी लगते थे, और मेरे वालिद मोहतरम MS नागी के नाम से उन्होंने इंडिया में 2 फिल्मों का म्यूज़िक भी दिया, और रेडियो पाकिस्तान लाहौर, अपना मुजफ्फराबाद 25-30 साल उन्होंने गाया भी, यहाँ भी गाया। उनके बाद मेरे बड़े भाई, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, 2 साल हो गए उनका इंतकाल हो गया उनका भी, वो क्लासिकल गाते थे। यहाँ GA फारूक साहब का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जिनके बहुत सारे शागिर्द थे। तो उनको देख के मुझे शौक़ हुआ। बिल्कुल। तो वो शौकिया गाते थे। वालिद साहब तो खैर प्रोफेशनल भी, वो दौर था, वो PTV से पहले की बात है, वो PTV के बाद भी। तो मेरी जीन में ये आ गया, मुझे ब्लड में आ गया। सही। तो आगे से मेरे बेटे भी हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह एक वो सिलसिला जारी है। मालिक ने वो सिलसिला, वो माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, और साथ में। तो मुझे ये बताइए कि अगर हमने विशेज़ देनी हो कल के दिन के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को, तो वो क्या विशेज़ होंगी आपकी, खान साहब? पाकिस्तान टेलीविज़न माशाल्लाह इसका एक जो मकाम है, उसके बाद हम उसे और क्या दुआ दें। इसका जोड़ कहीं भी नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये नहीं कि हम PTV में बैठे हुए हैं, हम बाहर भी जब बैठे होते हैं प्राइवेट चैनल्स पे भी, तो हम PTV ही का जिक्र कर रहे होते हैं कि जी बहुत सारी चीज़ें उसने हमें सिखाई, और ये उसी की ट्रेनिंग है जो बाहर भी काम आ रही है। तो इससे बड़ा क्रेडिट क्या है? अल्लाह करे PTV फले फूले, इसी तरह इसके प्रोग्राम चलते रहें, लोग एंजॉय करें। सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिली चैनल है। बिल्कुल। इसमें शर्मिंदगी नहीं होती इसका कोई भी प्रोग्राम देखते हुए कि आप बेटी के साथ बैठे हैं, या बीवी के साथ बैठे हैं, या माँ के साथ बैठे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। PTV का ये PTV सबसे जो प्लस पॉइंट है वो ये है। रफ़ी साहब, आप क्या विशेज़ देंगे? मैं भी अपना आशिफ खान साहब की बात को सेकंड करूँगा। तो PTV जो चैनल है ना, ये बड़ा पाकीज़ा और बड़ा अच्छा चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, आपसे एक और सॉन्ग की फरमाइश हमने ज़रूर करनी है। हो सकता है कि द ग्रेट अनवर रफ़ी हमारे साथ हों। सोचे 8000 से ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो उसमें से 2 हमें आज सुनने का मौका मिलेगा। और व्यूअर्स, ये एक बहुत बड़ा ऑनर है कि एक ऐसी बड़ी पर्सनालिटी से लाइव आपको आज गाना सुनने का मौका मिलेगा। और दुआओं में याद रखना है आपने हमारे इन दोनों लिविंग लेजेंड्स को। अल्लाह ताला आपको मज़ीद और कामयाबी दे। आमीन। और मालिक आपको भी तंदुरुस्ती से दे। आप भी अपने काम की एक ही हैं जुगन जी। आमीन। अभी तक नहीं, मेरे जैसे बहुत घूम रहे हैं, मेरे जैसे बहुत घूम रहे हैं। आप लोगों ने जो काम कर दिया सर, जैसा ये प्रोग्राम आप चला रही हैं, मुझे तो सबसे पहले बड़ी खुशी हुई कि मुझे ये बुलाया गया, और मुझे उन्होंने बताया कि जुगन जी हैं आप आगे।
सर आपके साथ एक अकेले 1-on-1 मुलाकात जरूरी है ऑन द शो, इंशाल्लाह जहाँ ताला, पे हम आपके पूरे करियर पे बात करें। खान साहब के साथ तो मैं ये 2-3 दफा कर चुकी हूँ कि बैठे और शुरू से लेके एंड तक मुझे बताया, कहते हैं इतनी दफा ऐसा इंटरव्यू दे चुका हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं आपने ऐसा इंटरव्यू दिया, तो रफी साहब एक इंटरव्यू ड्यू है आपके। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। हमारी शेफ की क्या हालात है, मीठा तैयार कर दिया? मीठा तैयार है, लसानिया भी तैयार है। दोनों चीज़ें तैयार दोनों हैं। चीज़ें तैयार Awesome। तो यहाँ पे हम अपने शो को कंक्लूड करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हमेशा कायम और दायम रहे और हमेशा इस पे क्वालिटी कंटेंट जो है आप तक प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे शो क्लोज करते हैं। सर आपसे सुनते सुनते